अध्याय 41 लॉन चेन का क्रोध। लॉन चेन ने हुआन चांग और फिर दूर खड़े जिया चानफेंग पर एक नजर डाली। भला उसे समझ क्यों नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठंडी हंसी के साथ उसने हाथ से इशारा किया। लॉन चेन के हाथ के इशारे से ही भीड़ में सन्नाटा छा गया और वे ये सुनने के लिए उत्सुक हो गए कि वह क्या कहेंगे। लेकिन लॉन चेन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझे समय से पहले बूढ़े हो चुके और कमजोर हो रहे कुत्ते से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरी भीड़ एकदम स्तब्ध रह गई। लॉन चेन ने सचमुच मना कर दिया था। क्या ये फीनिक्स क्राई की नंबर 1 जूनियर जनरेशन है? कितना निकम्मा इंसान है, मैं सच में निराश हूँ। हुआन चांग ने सिर हिलाया। लॉन चेन ने ठंडी मुस्कान दी। आज वह एक जाल में फंस चुका था, तो क्या वे उसे दूसरे जाल में फंसने की उम्मीद कर रहे थे? इस बार तो कोई चारा भी नहीं था। क्या उन्हें लगता था कि वह बेवकूफ है? चलो अब चलते हैं, उस कुत्ते के बारे में चिंता मत करो। भीड़ को संबोधित करते हुए चिल्लाने के बाद लॉन चेन वहां से चला गया। उसे पशु ज्वाला को परिष्कृत करने की तत्काल आवश्यकता थी और उसके पास इस पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था। क्या तुम इस तरह के व्यवहार से तीसरी राजकुमारी को पाना चाहते हो? मैं तुम्हें उस मेढक की तरह सलाह दूंगा जिसने हंस का मांस खाने की कोशिश की थी। या क्या मैं तुम्हें कूड़ा कहूं? लॉन चेन को जाते देख हुआन चांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। लॉन चेन अचानक सख्त हो गया। हुआन चांग ने उसे सचमुच क्रोधित कर दिया था। उसे पता नहीं कब ऐसा हुआ, लेकिन किसी समय चुयाओ उसके दिल का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर दूसरों को कुचलने नहीं दे सकता था। लेकिन अपने गुस्से के बावजूद लॉन चेन हुआन चांग से लड़ना नहीं चाहता था। उसे पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए वह वहां से चला गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अचानक शीफेंग चिल्लाया और मार्शल अखाड़े के ऊपर कूद गया। लॉन चेन बेहद घबरा गया और जल्दी से शीफेंग को पकड़ने के लिए दौड़ा। लेकिन शीफेंग इतनी तेजी से भागा कि लॉन चेन उसे रोक नहीं पाया और वह पहले ही मंच पर कूद चुका था। हुआन चांग, अपनी जबान संभालो। लॉन चेन को बदनाम करने का कोई हक नहीं। शीफेंग ने ठंडे लहजे में हुआन चांग की ओर इशारा किया। शीफेंग को मंच पर आते देख हुआन चांग की आंखें चमक उठी। उसने निर्मम मुस्कान के साथ कहा, भले ही तुम सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ योद्धा हो, लेकिन मेरे साथ 10 बार भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हें नीचे उतरना चाहिए और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही घमंडी, घिनौना, उसे तबाह कर दो। शीफेंग ने अभी-अभी सर्वप्रथम कनिष्ठ योद्धा का खिताब हासिल किया था। उनकी शक्ति की अनगिनत लोग प्रशंसा कर रहे थे। ग्रैंड शिया वंश के इस व्यक्ति द्वारा शीफेंग का अपमान करना फीनिक्स क्राई साम्राज्य की पूरी युवा पीढ़ी का अपमान करने के समान था। शीफेंग, नीचे उतरो। लॉन चेन पहले ही मंच के पास दौड़कर पहुंच गया था और उसने उसे सख्ती से आदेश दिया। देखो, उसने तुम्हें नीचे उतरने को कहा है। उसे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें नीचे उतर जाना चाहिए। हुआन चांग ने भी बेपरवाही से उसे समझाया, लेकिन उसके शब्द उसे कोसने से भी ज्यादा गुस्से दिलाने वाले थे। मैं लॉन चेन को परखना चाहता हूँ, शीफेंग ने कहा। यह एक जाल है, अगर तुमने उससे लड़ाई की तो तुम मेरे भाई नहीं रहोगे। लॉन चेन गुस्से से दहाड़ा। वह मेरा अपमान कर सकता है, लेकिन तुम्हारा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे लड़ना ही होगा। आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। शीफेंग ने हुआन चांग को घूरते हुए कहा, चलो। हुआन चांग ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि तुम उससे ज्यादा परिपक्व हो। तुम्हारी हिम्मत की वजह से अगर तुम मेरे 10 बार सह सको तो मैं हार मान लूंगा। अहंकार। शीफेंग दहाड़ा और उसके शरीर की सारी ऊर्जा फूट पड़ी। मंच पर पैर पटकते हुए वह एक मुक्के के साथ हुआन चांग की ओर दौड़ा। इस मुक्के में शीफेंग की पूरी शक्ति समाहित थी। हवा सीटी बजाती हुई गुजरी और अंतरिक्ष भी फट गया। यहाँ तक कि दर्जनों मीटर दूर खड़े लोग भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अच्छा, शीफेंग के दमदार मुक्के को देखकर सभी ने खुशी से तालियां बजाईं। लेकिन लॉन चेन बेहद चिंतित था। टकराना। शीफेंग की मुट्ठी, जो लगभग अजेय लग रही थी, को हुआन चांग ने बड़ी मजबूती से रोक दिया। उसने सिर्फ एक हाथ से ही उसे रोक दिया। दरअसल शीफेंग के पूरे शरीर की गति उस हाथ से टकराते ही गायब हो गई थी। क्या? सभी लोग चौंक गए। शीफेंग का मुक्का बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वह हुआन चांग को जरा भी हिला नहीं पाया। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। बस इतनी सी शक्ति। हुआन चांग ने तिरस्कार पूर्वक सिर हिलाया। शीफेंग का आश्चर्य तुरंत ही भयंकर क्रोध में बदल गया। उसने हुआन चांग के पेट पर जोरदार लात मारी और साथ ही अपने दाहिने हाथ से हुआन चांग का गला जकड़ लिया। ये दोहरा हमला था। पहले लात मारी गई ताकि हुआन चांग उससे बचने की कोशिश करे और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर जकड़ लिया जाए। यह एक बहुत ही चालाकी भरा दांव था। लेकिन शीफेंग ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी, वही था कि हुआन चांग ने इससे बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने तो जवाब में एक और लात मार दी और उसकी गति चौंकाने वाली थी। हालांकि वह दूसरे नंबर पर चला, लेकिन उसकी लात सबसे पहले लगी। टकराना। हुआन चांग की लात शीफेंग के घुटने पर लगी। शीफेंग को वहां तेज दर्द महसूस हुआ और फिर अचानक उसके पेट पर एक और मुक्का पड़ा। उन्हें 3 कदम पीछे धकेल दिया गया और पता चला कि उनका दाहिना घुटना टूट गया है। लेकिन इससे पहले कि वे संभल पाते, हुआन चांग ने पहले ही अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठा लिया था। वह वाकई बहुत मजबूत है। अगर शीफेंग आगे नहीं खेल सकता तो उसे हार मान लेनी चाहिए। हुआन चांग की हरकत जरा भी धीमी नहीं थी। उसका हाथ सीधे शीफेंग के गले की ओर बढ़ा। शीफेंग ने उस पंजे को रोकने के लिए तुरंत एक मुक्का मारा। टकराना। शीफेंग का मुक्का अभी पूरी तरह से निकला ही था कि हुआन चांग के हाथ ने उसे पकड़ लिया और अचानक उसे एक शक्तिशाली बल उत्पन्न हुआ। दरार। शीफेंग की एक भुजा टूट गई। अरे, मेरी गलती। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। हुआन चांग ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं और एक और हाथ उसकी ओर बढ़ा। शीफेंग का एक घुटना अब हिल नहीं पा रहा था, इसलिए उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार हुआन चांग की हथेली उसके कंधे पर पड़ी। उसे एक विचित्र शक्ति उत्पन्न हुई और शीफेंग को ऐसा लगा जैसे उसका पेट किसी विशाल चट्टान के नीचे दब गया हो। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। वह अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह बोल नहीं पा रहा था। शीफेंग, अगर तुम आगे नहीं लड़ सकते तो तुम कभी भी हार मान सकते हो। हुआन चांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी आंखों में घोर क्रूरता थी। उसने शीफेंग के पेट पर एक और मुक्का मारा। टकराना। शीफेंग हवा में उछल गया और उसके मुंह से खून निकल आया। वार इतना जोरदार था कि वह मंच से दूर जा गिरा। लॉन चेन ने हल्के से उछलकर शीफेंग को पकड़ लिया। लॉन चेन ने उसकी जांच की और पाया कि शीफेंग का घुटना और हाथ टूट गया था और आखिरी बार से उसकी नसें फट गई थी, जिससे वह लगभग अपंग हो गया था। पूरा चौक सन्नाटे में डूबा हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही क्षण पहले तक बेजोड़ माने जाने वाले साहसी और शक्तिशाली शीफेंग को इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। भाई शीफेंग वाकई बहुत जिद्दी हैं। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। मुझे खेद है। हुआन चांग मंच के ऊपर से असहाय होकर लॉन चेन और अन्य लोगों को देख रहा था। लेकिन लॉन चेन उसकी निगाहों में गहराई से छिपी उपहास और तिरस्कार की भावना को देख सकता था। मुट्ठियों में आंखें नहीं होती। अगर किसी को दोष देना ही है तो उसे सिर्फ इसलिए दोष देना चाहिए कि उसने बिना किसी काबिलियत के दिखावा करने की कोशिश की। उसे न मारना भी कोई बुरी बात नहीं है। वेईकांग ने सिर हिलाया। चुप रहो बुढ़िया। लॉन चेन की अचानक गुस्से भरी चीख गूंज उठी और एक शक्तिशाली हत्या का इरादा उमड़ पड़ा, जिसे हर कोई कांप उठा। यहाँ तक कि वे रईस भी, जो साल भर युद्ध देखते थे, उनके दिल में भी घबराहट पैदा हुई और वे सदमे में आ गए। लॉन चेन ने शीफेंग को एक उपचार की गोली खिलाई और धीरे-धीरे मार्शल स्टेज पर चढ़ गया। हुआन चांग को देखते हुए उसके शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह ठंडे पड़ गए। तुम मुझे लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मुझे लगता है कि अब तुम संतुष्ट हो गए हो।
वर्तमान में लॉन्ग चेन उग्र घातक इरादे से भरा हुआ था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वह अपने क्रोध में डूबा हुआ था तब उसके पैर के तलवे में स्थित फेंगफू तारा तेजी से घूमने लगा था। पहले यह मात्र ऊर्जा का एक आदिम गोला था, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा था। हालांकि समय बीतने के साथ साथ ऐसा प्रतीत होने लगा मानो इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की कमी हो रही हो और ये धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट आया। लॉन्ग चेन ने जिया चांगफेंग की ओर मुड़कर उसकी नाक की ओर इशारा किया। जिया चांगफेंग, तू बेवफा कमीना, बस मेरा इंतजार कर। फिर उन्होंने आगे कहा, महारानी, मैं हुआन चांग के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई की मांग करता हूँ। उन्होंने अपना अंतिम वाक्य महारानी से कहा। एक क्षण के लिए पूरा चौक थम गया। लॉन्ग चेन, चुयाओ ने गुस्से से भरे लॉन्ग चेन को देखकर घबरा गई। उसने उसे पहले कभी इतना गुस्सा होते नहीं देखा था और उसका दिल उसके लिए दुखी हुए बिना नहीं रह सका। महारानी, जीवन मरण के युद्ध भव्य और वीरतापूर्ण होते हैं, यही पुरुषत्व का सार है। मुझे लगता है कि इसका समर्थन करना ही एकमात्र सही विकल्प है। लॉन्ग चेन को हुआन चांग के साथ जीवन मरण के युद्ध की मांग करते देख वेईकान प्रसन्न हो उठा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपनी पशु ज्वाला वापस ले सकेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीवन मरण की लड़ाई में हारने वाले से उसका सारा धन विजेता द्वारा छीन लिया जाता था। महारानी एक कठिन परिस्थिति में थी। उन्होंने ग्रैंडमास्टर युनक्यूई की ओर देखा, जो गंभीरता से लॉन्ग चेन को देख रहे थे। कृपया मेरी मदद कीजिए ग्रैंडमास्टर। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाकर उन्हें सहमति दी। युनक्यूई ने आह भरी, महारानी इसका फैसला कर सकती हैं। चूंकि यह लॉन्ग चेन की चुनौती है, इसलिए गिल्ड को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ। उसकी घोषणा के बाद किसी ने भी जरा भी जयकार नहीं की। यह अब कोई युद्ध प्रतियोगिता नहीं, बल्कि मौत तक चलने वाली एक खूनी लड़ाई बन चुकी थी। शिया चांगफेंग को अभी अभी लॉन्ग चेन ने शाप दिया था, लेकिन अब उसे जरा भी गुस्सा नहीं था। मरे हुए आदमी पर गुस्सा करना उचित नहीं था। उनकी योजना बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी। मूल रूप से वे हुआन चांग से गलती होने और लॉन्ग चेन को मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब वे उसे खुलेआम मार सकते थे और अपनी सारी दुश्मनी का निपटारा कर सकते थे। दूसरी ओर चुयाओ बेहद चिंतित थी। हुआन चांग ने शीफेन को ऐसे हराया था जैसे वह किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो, और स्पष्ट रूप से वह एक अत्यंत शक्तिशाली और भयावह प्रतिद्वंद्वी था। मंच के नीचे मौजूद वे सभी लोग जो शुरू में लॉन्ग चेन से लड़ाई स्वीकार करने की उम्मीद कर रहे थे, अब निराश हो गए थे। वे इस बात से हैरान थे कि लॉन्ग चेन अब जीवन मरण की लड़ाई का प्रस्ताव रखेगा। कुछ महिलाएं अपने मुंह ढक रही थी, उनकी आंखों में प्रशंसा भरी थी। लॉन्ग चेन के बेबाक और उग्र स्वभाव ने उनके दिलों में हलचल मचा दी थी। हुआन चांग ने लॉन्ग चेन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। अगर तुम पहले आ जाते तो तुम्हारा दोस्त ठीक होता। कितनी नीच हरकत है तुम्हारी। लॉन्ग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत भाव से वहीं खड़ा था। उसके शरीर से भयावह हत्या का इरादा झलक रहा था। मुझे लगता है तुम्हारी नजरें बेहद अप्रिय हैं। मुझे लगता है कि मैं पहले तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। हुआन चांग ने अचानक जमीन पर पैर पटका और भूत की तरह लॉन्ग चेन के बगल में प्रकट हो गया। उसकी गति चौंकाने वाली थी, यहाँ तक कि शीफेन से लड़ते समय की गति से भी तेज। दफा हो जाओ। उसकी चीख बिजली की तरह गूंजी, मानो पूरी दुनिया हिल गई हो। लोगों को बस एक आकृति दिखाई दी जो इस चीख के बाद पीछे की ओर उड़ती हुई जा रही थी। लोग मंच की ओर देख रहे थे। लॉन्ग चेन मुट्ठी आगे की ओर उठाए वहीं स्थिर खड़ा था। हुआन चांग उससे 15 फीट दूर था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या चल रहा है? मैंने नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे लॉन्ग चेन ने हुआन चांग को मुक्का मारकर हवा में उड़ा दिया हो। जो लोग इस घटना पर चर्चा कर रहे थे, उनमें से मोटेयू और अन्य लोगों ने पहल की और जयकारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। लॉन्ग चेन ने उन जयकारों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने ठंडे लहजे में हुआन चांग को देखा। अगर तुम आज जिंदा बच गए तो मैं लॉन्ग चेन नहीं रहूंगा। धमाका! अचानक लॉन्ग चेन के शरीर के चारों ओर की आभा फट गई और अंतरिक्ष में कंपन पैदा हो गया। उसकी भयानक आभा ने सभी के चेहरे के भाव तुरंत बदल दिए। धमाका! लॉन्ग चेन की आभा अचानक विस्फोटित हो गई। क्या यहाँ तक कि कुलीन लोग भी खुद पर काबू नहीं रख पाए। लॉन्ग चेन के विस्फोट के बाद उसके शरीर के पीछे 7 चक्रवात अचानक प्रकट हुए। क्या वह वास्तव में क्यूई संघनन के 7वें स्वर्ग स्तर पर ही है? इतने सारे युद्धों के बाद भी लॉन्ग चेन ने कभी भी अपनी वास्तविक साधना शक्ति का खुलासा नहीं किया था। कई लोगों का मानना था कि वह रक्त संघनन स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन बस इसे छुपा रहा था। लेकिन अब जब उसने अपनी आभा को मुक्त कर दिया था, तो ये स्पष्ट रूप से क्यूई संघनन के 7वें स्वर्ग स्तर पर ही था। लेकिन उनकी 7वीं स्वर्ग स्तरीय ची संघनन आभा इतनी शक्तिशाली क्यों है? कुछ लोगों ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह आभा बहुत ही भयावह थी। ये निश्चित रूप से ची संघनन की नहीं लग रही थी। वेईकान, शिया चांगफेंग और अन्य लोग भी बहुत चौंक गए। उन्होंने ऐसी कोई चीज न तो पहले कभी देखी थी और न ही सुनी थी। टकराना! लॉन्ग चेन ने मंच पर पैर पटका, जिससे मंच कांप उठा। वह हुआन चांग की ओर दौड़ा। उसकी मुट्ठी एक विशाल हथौड़े की तरह नीचे की ओर प्रहार कर रही थी, जिससे हवा में तेज हवा के झोंके उठ रहे थे। हुआन चांग ने ठंडी सांस ली। उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिससे उसके आसपास का अंतरिक्ष हिल गया। उसने पलटवार करते हुए एक मुक्का भी मारा। जब उनकी दोनों मुट्ठियां टकराई तो एक जबरदस्त धमाका हुआ। ऊर्जा की तरंगें उमड़ पड़ी और सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। लॉन्ग चेन की मुट्ठी पहाड़ की तरह भारी थी, फिर भी आंधी की तरह प्रचंड थी। उसने लगातार 3 वार किए। हुआन चांग का चेहरा बदल गया और वह दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से उन वारों को रोकने लगा। धमाका! 300 मीटर से भी अधिक लंबा विशाल मार्शल अखाड़ा उनकी शक्ति का सामना नहीं कर सका। वह चकनाचूर होकर चारों ओर बिखर गया, जिससे सभी लोग चीखने लगे। एक और धमाके के साथ वे दोनों ढह चुके मार्शल आर्ट के अखाड़े के ऊपर फिर से प्रकट हुए और एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। मुझे सच में कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी क्षमता होगी। हुआन चांग ने अपने मुंह से खून के कुछ धब्बे पोंछे। वर्तमान लॉन्ग चेन लगभग मानव रूप में एक जादुई जानवर जैसा था। उसकी अपार शक्ति ने सभी को चौंका दिया। हुआन चांग अप्रत्याशित रूप से हैरान रह गया और उसे मामूली चोट भी आई। ऐसी कई बातें हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आपको मुझे गुस्सा दिलाने के लिए चू याओ या मेरे भाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आपने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है कि गुस्से में तो मैं खुद से भी डर जाता हूँ। लॉन्ग चेन ने ठंडे लहजे में कहा। हाँ, कितना घमंड है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी क्षमता इतनी ही कम है? आज मैं तुम्हारे जैसे नन्हे मेढक को दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। हुआन चांग की आभा लगातार बढ़ती गई। शुरुआत में उसकी आभा केवल रक्त संघनन के 4थे स्वर्ग स्तर पर थी, लेकिन वह तेजी से बढ़ गई। 5वां स्वर्ग चरण, 6ठा स्वर्ग चरण, 7वां स्वर्ग चरण। ग्रैंडमास्टर युनक्यूई का चेहरा बदल गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हुआन चांग ने वास्तव में अपनी साधना शक्ति को छिपा रखा था और वह वास्तव में रक्त संघनन का एक उन्नत विशेषज्ञ था। तीसरे और चौथे स्वर्ग स्तर के बीच का अंतर अत्यंत अधिक था। यही बात 6ठे और 7वें स्वर्ग स्तर के लिए भी सत्य थी। जब उन विशाल बाधाओं को पार कर लिया जाता था तो किसी की युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि हो जाती थी। यही कारण था कि रक्त संघनन और उसके बाद के अन्य क्षेत्रों को शक्ति का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों में विभाजित किया गया था। अब जब हुआन चांग ने अपनी 7वीं स्वर्ग स्तरीय रक्त संघनन आभा को मुक्त कर दिया था तो ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे लोगों के दिल दहला देने लगे। अब समझ में आया ना बच्चे, तुम्हारी मौत आ चुकी है। एक भयावह भाव के साथ लॉन्ग चेन के बोलने से पहले ही एक बड़ी मुट्ठी उस पर जोरदार प्रहार कर गई। लॉन्ग चेन का दिल कांप उठा। उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला। हुआन चांग अपनी साधना शक्ति को छिपा रहा था। यही उसकी असली ताकत थी। असल में लॉन्ग चेन अब हुआन चांग से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह गुस्से से पागल हो चुका था और अगर उसकी उससे लड़ाई न हुई होती तो वह अपने दिल के दर्द को सहन न कर पाता।
हुआन चांग को एक तुच्छ कीड़े की तरह तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी ओर आते देख लॉन चेन का क्रोध फिर से भड़क उठा और उसके डेंटियन में मौजूद 7 चक्रवात अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। साथ ही उसने भी मुक्का मारकर उसका सामना किया। एक और जोरदार धमाके के साथ लॉन चेन ने अपने अंदर एक जबरदस्त शक्ति का अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे कोई दौड़ता हुआ बैल उससे टकरा गया हो और उसे तुरंत हवा में उछाल दिया हो। वह मार्शल आर्ट के अखाड़े के मलबे के एक टुकड़े से टकरा गया। दरअसल वह 1 फुट से भी अधिक मोटे लकड़ी के टुकड़े को चीरता हुआ कई मीटर तक लुढ़कता रहा और फिर जमीन पर जा गिरा। क्या शक्ति है, क्या मध्य और अंतिम चरणों में इतना बड़ा अंतर है। लॉन चेन चौंक कर खड़ा हो गया। जब वह पहली बार हुआन चांग से मिला था तब हुआन चांग ने केवल रक्त संघनन के चौथे स्तर की साधना का ही खुलासा किया था। उस समय भी लॉन चेन को यह आभास हो गया था कि वह उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा। वह शुरुआती और मध्य चरणों के बीच के अंतर को देखकर चकित रह गया था। जब उसने वीर सभा भवन में लंबी भौहों वाले व्यक्ति से लड़ाई की थी तो रक्त संघनन की प्रारंभिक अवस्था में होने के बावजूद लंबी भौहों वाला व्यक्ति उसके खिलाफ बिल्कुल भी पलटवार करने में सक्षम नहीं था। अब लॉन चेन ने अपने फैंग फू स्टार और 7 चक्रवातों को पूरी तरह से संघनित कर लिया था। उसकी युद्ध क्षमता पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी, लेकिन फिर भी वह अंतिम चरण के हुआन चांग से पूरी तरह से पराजित हो गया। तुम जैसे निकम्मे लोग खुलेआम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें खुद को दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे जैसे मेढक को हंस का मांस खाने की हिम्मत होती है? मुझे हंसी आ रही है। हुआन चांग धीरे धीरे लॉन चेन की ओर बढ़ रहा था, तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ। तुम जैसे लोग मेरे साथ एक ही दुनिया में रहने लायक नहीं हो। चलो मैं तुम्हारा अंत कर देता हूँ। नहीं, चू याओ चिल्लाए। वह आगे बढ़ने ही वाली थी। अशिष्टता मत दिखाओ, जीवन मरण की लड़ाई में कोई दखल नहीं दे सकता। महारानी का चेहरा उतर गया और उन्होंने उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उसी समय चू याओ के बगल में एक दर्जन गार्ड प्रकट हुए। वे सभी गार्ड इतने कुशल थे कि चू याओ निश्चित रूप से उनसे पार नहीं कर पाएगी। बच्चे बैठ जाओ, तुम इसे रोक नहीं सकते, ग्रैंडमास्टर यूंग क्यूई ने कोमल स्वर में कहा। गुरुजी, कृपया लॉन चेन को बचा लीजिए, चू याओ ने रोते हुए विनती की। चिंता मत करो, भले ही मुझे अपनी सारी इज्जत गंवानी पड़े, मैं लॉन चेन को बचाने जरूर जाऊंगा, ग्रैंडमास्टर यूंग क्यूई ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान में कहा। उनका वादा सुनकर चू याओ को राहत मिली। ग्रैंडमास्टर यूंग क्यूई ने आगे कहा, चलिए पहले कुछ देर अवलोकन करते हैं। लॉन चेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और उसके पास निश्चित रूप से अपने कुछ तुरुप के पत्ते होंगे। चू याओ ने सिर हिलाया। हालांकि वे एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते थे, फिर भी उसकी नजर में वह बेहद भरोसेमंद इंसान था। उसे पता नहीं क्यों, पर किसी वजह से उसका दिल बहुत उलझन में पड़ जाता था। उसने जो किया था और दूसरों ने उसे कैसे देखा था, इस बारे में सोचते ही उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। शिया चान फैंग शांत हो गया था क्योंकि वह जानता था कि लॉन चेन मर चुका है। लेकिन जब उसने चू याओ को लॉन चेन की इतनी परवाह करते देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, हुआन चांग, समय बर्बाद करना बंद करो, इसे खत्म करो। ये आदेश सुनते ही हुआन चांग लॉन चेन के सामने पहुंच चुका था। उसने आग भरते हुए कहा, बच्चे, मरने से ठीक पहले मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। अगले जन्म में अपनी शक्ति का ध्यान रखना, कुछ लोगों को उकसाना ठीक नहीं है। उसने निर्मम हंसी हंसते हुए लॉन चेन की ओर एक जोरदार मुक्का मारा। हालांकि यह मुक्का बिल्कुल खामोश था। उसकी मुट्ठी पर पीले रंग की धूल दिखाई दी, जो स्पष्ट रूप से उच्च कोटि की युद्ध कला का प्रमाण थी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह रक्त संघनन का एक उन्नत विशेषज्ञ था और लॉन चेन बिना किसी युद्ध कौशल के ही पूरी तरह से उसके वश में था। अब जब उसने एक युद्ध कौशल का प्रयोग कर लिया था तो लॉन चेन की मृत्यु निश्चित थी। कुछ युवतियों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वे लॉन चेन के खून को बहते हुए देखने की इच्छा नहीं रखती थी। लेकिन लॉन चेन जरा भी घबराया नहीं। उसने बेपरवाही से कहा, मरने से ठीक पहले लोग वाकई अच्छी सलाह देते हैं। आप सही कह रहे हैं, अपनी ताकत का ख्याल रखो, कुछ लोगों को उकसाना वाकई ठीक नहीं होता। लॉन चेन ने हुआन चांग की मुट्ठी का अपनी मुट्ठी से जवाब दिया। टक्कर होने से ठीक पहले उसके पैर के तलवे पर स्थित फैंग फू तारा तेजी से घूमने लगा और ऊर्जा की एक धारा उसके दांतियान में प्रवाहित हुई। उसके धीरे धीरे घूमने वाले चक्रवात तुरंत 10 गुना बड़े हो गए और बेतहाशा घूमने लगे। ऊर्जा का एक असीम सागर उसके पूरे शरीर में भर गया। धमाका, ची तरंगे तेजी से निकली, हर दिशा को हिलाकर रख दिया, जिससे पूरा मैदान कांप उठा। अखाड़े में जबरदस्त ऊर्जा फैल गई। तेज हवा के झोंके उठ रहे थे, जो लोगों को लगभग उड़ा ले जा रहे थे। हर कोई सदमे और दहशत से पीछे हट रहा था। उन्होंने पहले कभी ऐसा भयानक युद्ध न देखा था और न ही इसकी कल्पना की थी। क्या वास्तव में मनुष्य इतनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं? जब धीरे धीरे धूल छंट गई तो मंच का मूल स्वरूप अब दिखाई नहीं दे रहा था। वह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। बीच में एक खाली जगह थी जहां कभी एक बहुत ही स्थिर पत्थर की पटिया रखी हुई थी। अब वह मकड़ी के जाले जैसी दरारों से ढकी हुई थी। वहां दो लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी मुठ्ठियां अभी भी आपस में जुड़ी हुई थी। लॉन चेन की आंखें बिजली की तरह तेज थी और वह बिना पलक झपकाए हुआन चांग को घूर रहा था। इस समय हुआन चांग पूरी तरह से हैरान था। अभी अभी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी वह लॉन चेन को जरा सा भी हिला नहीं पाया था। उसे यह आभास हुआ कि लॉन चेन की मुट्ठी के पीछे ऊर्जा की एक अंतहीन धारा बह रही थी, जो अंतहीन उग्र लहरों की तरह प्रवाहित हो रही थी। हुआन चांग ने अपनी पूरी शक्ति से हमला कर दिया था, लेकिन वह लॉन चेन को मार नहीं सका। ऐसा लगा मानो लॉन चेन के पास ऊर्जा का अथाह भंडार हो, जिसके कारण उसे पहली बार थोड़ा सा डर महसूस हुआ। शिया चान फैंग और वेई कांग आश्चर्य से भरकर तुरंत खड़े हो गए। लॉन चेन की युद्ध क्षमता उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। ये कैसे संभव है? जिया चान फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ची संघनन के 7वें स्वर्ग स्तर पर मौजूद एक बच्चा इतनी भयानक शक्ति से विस्फोट कैसे कर सकता है? वह तो वास्तव में रक्त संघनन के एक अनुभवी विशेषज्ञ के बराबर था। वहां मौजूद सभी लोग लकड़ी की मूर्तियों की तरह अवाक रह गए। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले ग्रैंड मास्टर यून क्यूई भी चकित रह गए। चू याओ आश्चर्य और आनंद दोनों से भर गई। उस आकृति को देखकर, जो किसी दिव्य देवता के समान प्रतीत हो रही थी, उसकी सुंदर आंखों में एक कोमल भावना जागृत हुई। फेटी और बाकी लोग उत्साह से कांप रहे थे। अभी तक वे कुछ भी कहने से हिचकिचा रहे थे। आखिर वह एक दिवंगत रक्त संघनन विशेषज्ञ था। उन्हें सच में लगा था कि लॉन चेन आज मर सकता है। लॉन चेन की औषधि की मदद से शी फैंग जाग गया था, लेकिन उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थी और वह हिलडुल नहीं पा रहा था। वह केवल शव हो के सहारे पर ही निर्भर था। लॉन चेन को हत्या के इरादे से ओतप्रोत और रक्तपिपासु देवता की तरह प्रकट होते देख उसका दिल कांप उठा और उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। ये लॉन चेन के लिए एक जाल था। उन्होंने लॉन चेन को एक सुनियोजित जाल में फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था और लॉन चेन को अच्छी तरह पता था कि यह एक जाल है जिसमें उसकी जान जा सकती है, फिर भी वह उसके कारण इसमें कूद पड़ा। इस बात ने शी फैंग को, जो एक अधिक और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, रुला दिया। टकराना, लॉन चेन दहाड़ा और उसके भीतर से एक अदम्य शक्ति उमड़ पड़ी, जिसने हुआन चांग को पीछे धकेल दिया। हुआन चांग, अगर मैं तुम्हारे खून से इस धरती को लाल नहीं कर सका तो मैं, लॉन चेन, कल का सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा। लॉन चेन की आवाज मानो पाताल लोक की गहराइयों से आई हो। उसकी हत्या करने की मंशा जरा भी छिपी नहीं थी। इसने हवा और बादलों को भी थरथरा दिया और लोगों के दिलों को दहला दिया। तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन लोगों को मारना सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं करता। हुआन चांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुमने एक बात तो सही कही, तुम कल सुबह सूरज नहीं देख पाओगे, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। हुआन चांग के शब्दों ने अंततः कुछ लोगों को यह एहसास दिलाया कि उनकी यह लड़ाई कोई संयोग नहीं थी, बल्कि लॉन चेन के लिए एक स्पष्ट चाल थी।
लॉन चेन ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी उठाई। उसके शरीर के आसपास हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उसके वस्त्र ऊपर उठने लगे और उसके काले बाल लहराने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी युद्ध देवता ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। तो चलिए देखते हैं कि हम में से कौन कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। देखते हैं कल का सूर्यास्त कौन नहीं देख पाएगा। लॉन चेन की चीख के बाद उसकी मुट्ठी के ऊपर हरी रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह रोशनी प्रकट हुई, एक भयानक हवा चली और उसकी मुट्ठी के नीचे की हवा भी कांप उठी। ये देखकर चू याओ के मन में एक कोमल भावना जागृत हुई। यह उच्च कोटि की युद्ध कलाओं में से एक थी जो उसने लॉन चेन को सिखाई थी। लेकिन जब लॉन चेन इसका इस्तेमाल कर रहा था, तो ये पूरी तरह बदल गया था। इसकी शक्ति पहाड़ों और नदियों को निगलने में सक्षम थी, और यहाँ तक कि कुछ ही मीटर की दूरी से भी ये लोगों को जबरदस्त दबाव का एहसास कराता था। हवा की गैस छोड़ते हुए मुट्ठी, ऐसा लग रहा था मानो बिजली कड़कने से आकाश कांप उठा हो। उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक आंधी उमड़ पड़ी, मानो वह धरती को ही नष्ट कर देना चाहती हो। वीर में अचंभित चीखें गूंज उठी। लॉन चेन ने जो शक्ति प्रकट की थी, वह उनकी कल्पना से परे थी। लॉन चेन उनके लिए पूरी तरह से एक विचित्र प्राणी था, और हुआन चांग को लॉन चेन किसी इंसान से ज्यादा एक जादुई दरिंदे जैसा लग रहा था जो उसकी जान लेना चाहता था। उसकी मुट्ठी मानो आसमान और जमीन को पूरी तरह से घेरने के लिए फैल रही थी, मानो उसे जकड़ रही हो। इससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने पहले सोचा था कि लॉन चेन के साथ महज एक संयोगवश ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था। हुआन चांग वह व्यक्ति था जिसे जिया चानफेंग ने गुप्त रूप से एक कुशल मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया था। अपनी युवावस्था में ही वह जीवन मरण के संघर्षों से गुजर चुका था और उन सभी में जीवित बच निकला था। उसके पास युद्ध का व्यापक अनुभव था, इसलिए लॉन चेन की पिछली ताकत उसके लिए कोई खास डरावनी नहीं थी। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के बल पर वह लॉन चेन को आसानी से पराजित कर सकता था। लेकिन लॉन चेन की इस मुट्ठी ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि वह इससे बच ही नहीं सका। उसे बस सीधे ही इसका सामना करना पड़ा। किसी को इस तरह स्थिर कर देना एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक कौशल था। अपनी प्रबल मानसिक शक्ति का उपयोग करके और उसे अपने हमले में जोड़कर किसी के लिए भी चकमा देना असंभव हो जाता था। ऐसी शक्ति केवल अत्यंत शक्तिशाली साधकों में ही प्रकट हो सकती है, या शायद हुआन चांग जैसे लोगों में जो लाशों के ढेर के नीचे से रेंगकर बाहर निकलने में कामयाब हुए हों। केवल वही लोग शायद उस शक्ति के अंश को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अब लॉन चेन, जो कि क्यूई संगठन के 7वें स्वर्ग स्तर पर ही था, ने वास्तव में ऐसा कर दिया था। ये स्थिति उसके लिए समझ से परे थी। लॉन चेन ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसकी मुट्ठी से निकली जोरदार चोट ने अंतरिक्ष को चीरते हुए सीधे उसकी ओर प्रहार किया। इस क्षण हुआन चांग अपनी शक्ति को रोक नहीं पाया। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसके पूरे शरीर पर लाल रंग की रोशनी की एक परत फैल गई और भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का भी चलाया। धमाका! पूरे चौक में कंपन महसूस हुई। फिर एक आकृति उड़कर एक विशाल चट्टान से जा टकराई। वह शिलाखंड 10 मीटर से अधिक मोटा था और पल भर में टूटकर बिखर गया। लोग अपनी जगह पर डटे हुए लॉन चेन को और फिर उस टूटे हुए शिलाखंड को देखने लगे। पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। शिया चानफेंग के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉन चेन अपनी भयानक शक्ति को इतनी अच्छी तरह छिपा लेगा। यह उनकी किसी भी अपेक्षा से परे था। ये सिर्फ शिया चानफेंग ही नहीं था, वे कान भी सदमे से भर गया था और उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। अगर लॉन चेन की युद्ध क्षमता बाहरी दुनिया के संप्रदायों के सामने प्रकट हो जाए तो वे उसे जरूर स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार लॉन चेन अभी बेहद युवा था। एक संप्रदाय के समर्थन से कौन जानता था कि वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। वे उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते थे। वे कान पहले से ही लॉन चेन से नफरत करता था और उसकी मौत की कामना करता था। लॉन चेन ने उसकी बहुत बदनामी की थी और अब दोनों के बीच का रिश्ता पानी और आग की तरह था। अगर वह लॉन चेन को और बड़ा होने देता तो क्या वह तब भी जीवित रह पाता। अचानक चट्टान फट गई और उसमें से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली, जिससे तुरंत ही अचंभित होकर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वर्तमान में हुआन चांग की हालत बेहद दयनीय थी। उनके अधिकांश वस्त्र फटे हुए थे और उनके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसके बिखरे बालों के बीच से भीड़ को उसका खून से सना चेहरा दिखाई दे रहा था। खून धीरे धीरे जमीन पर टपकता जा रहा था। बहुत बढ़िया, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि हुआन चांग घायल था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। मैं भी आपसे प्रभावित हूँ। लॉन चेन के मन में एक अप्रिय भावना उत्पन्न हुई, लेकिन वह किसी भी कीमत पर उसके दबदबे को स्वीकार नहीं कर सकता था। हुआन चांग मुस्कुराया, लेकिन खून से सने उसके चेहरे पर वह मुस्कान बेहद भयावह और भयावह लग रही थी। दूर खड़े जिया चानफेंग पर एक नजर डालते हुए और उसे अपनी ओर हल्का सा सिर हिलाते हुए देखकर हुआन चांग अचानक हंसने लगा। लॉन चेन, तुम्हारी शक्ति मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है, लेकिन आज तुम मौत से नहीं बच पाओगे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। हुआन चांग अचानक एक जंगली जानवर की तरह जोर से चिल्लाया और उसके बाद उसके कपड़े फटने लगे। दूर खड़े सभी लोग चौंक कर चीख पड़े। हुआन चांग की भुजाएं आकार में कम से कम दोगुनी हो गई थी और अब पीले बालों से ढकी हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका चेहरा और भी विकृत हो गया था। उस पर बाल उगाए थे और मुंह में दांत निकल आए थे। उसके हाथ विकृत हो गए थे। उसके नाखून स्टील के पंजों जैसे हो गए थे और उसके शरीर से एक ठंडी डरावनी आभा निकल रही थी। वर्तमान हुआन चांग अब इंसान नहीं रहा था, वह मानव रूप में एक विचित्र प्राणी जैसा था। उसके पूरे शरीर से एक उन्मादी आभा निकल रही थी। ये देखकर ग्रैंडमास्टर युन क्यूई के चेहरे के भाव बदल गए। अपने अनुभव से उन्होंने ये समझ लिया था कि यह चाल कितनी भयावह थी। उसके बगल में चू याओ थी, जिसने युन क्यूई के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखा था। उसने जल्दी से पूछा, गुरुजी, क्या हो रहा है? हुआन चांग इंसान है या जानवर? ग्रैंडमास्टर युन क्यूई का चेहरा गंभीर था और उन्होंने जवाब दिया, हुआन चांग की उत्पत्ति शायद साधारण नहीं है। वह एक पशु साधना करने वाला है। हालांकि उसे इस तकनीक की सही समझ ही है, लेकिन इस तरह के पशु रूपांतरण से किसी व्यक्ति की युद्ध क्षमता में भयावह रूप से वृद्धि हो जाती है। मूल रूप से ये तथाकथित पशु साधना एक प्रकार की अत्यंत शक्तिशाली विरासत थी। पशु साधक किसी जादुई जानवर के साथ रक्त को परिष्कृत करते थे, जिससे वे उस जादुई जानवर की शक्ति के एक हिस्से को नियंत्रित कर पाते थे। इस प्रकार की साधना से साधक केवल जादुई जीव के शक्तिशाली भौतिक शरीर के एक अत्यंत छोटे हिस्से को ही नियंत्रित कर सकता है। यद्यपि यह एक अत्यंत छोटा हिस्सा था, फिर भी जादुई जीव का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली था कि इतना छोटा अंश भी अत्यंत भयावह था। हुआन चांग अब बहुत आत्मविश्वासी था। जब से उसने जादुई जानवर के साथ रक्त को परिष्कृत किया था, तब से उसे कभी भी ऐसा कोई नहीं मिला था जो समान साधना स्तर में उसके साथ 10 से अधिक प्रहारों का आदान प्रदान कर सके। पिछले 2 वर्षों में वह जिया चानफेंग के साथ साथ चलता रहा और चुपचाप उसके मामलों को संभालता रहा। उसने कभी भी अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। आज उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अपना सारा गुस्सा इस तरह से निकालना पड़ेगा और फिर भी वे इस युवक को संभाल नहीं पाएंगे। वे पूरी तरह से क्रोधित थे। जब उसने शिया चानफेंग का सिर हिलाना देखा तो उसके मन में अब कोई संदेह नहीं रहा और उसने अपना अनूठा तुरुप का पत्ता पशु रूप परिवर्तन प्रकट किया। उसके फर का रंग देखकर लगता है कि उसने संभवतः दूसरे दर्जे के पीले चेहरे वाले शैतान भेड़िए के साथ रक्त को परिष्कृत किया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लॉन चेन इसे संभाल नहीं पाएगा, मैं चला जाऊंगा। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि वह क्या चाल चल रहा है। चू याओ को इतना चिंतित देखकर ग्रैंडमास्टर युन क्यूई ने कुछ दिलासा भरे शब्द कहे। संतुष्ट वे कान को देखकर उन्होंने ठंडी मुस्कान दी। फिलहाल हुआन चांग को देखकर पूरी भीड़ भयभीत हो गई। वे उससे दूर हटने को मजबूर थे। उससे काफी दूर जाने के बाद ही उन्हें थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ। हुआन चांग को देखकर लॉन चेन भी सदमे से भर गया। ये पहली बार था जब उसने मृत्यु की हवा को महसूस किया और ये बेहद तीव्र थी।
एक पिल गॉड की आत्मा के साथ विलय होने के बाद खतरे को भांपने की उसकी क्षमता कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। इस प्रकार की अनुभूति का अर्थ था कि वर्तमान हुआन चांग निश्चित रूप से उसके लिए एक गंभीर खतरा था। हुआन चांग ने अपने पंजों को देखा और थोड़ा परखा, फिर वह लॉन चेन की ओर मुड़ा। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि लोहे के खरोंचने जैसी लग रही थी। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ आखिरी शब्द हैं? लॉन चेन ने अपने डर को दबा दिया। ऐसे डर का कोई फायदा नहीं था और इससे वह केवल निराशा में डूब जाएगा। उसे इस डर पर विजय प्राप्त करनी ही थी। हुआन चांग की सारी मांसपेशियां फूली हुई थी। उसके पीले बाल खड़े हो गए थे और उसके 3 इंच लंबे दांत थे। वह किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लॉन चेन ने कहा। ठीक है, इसे मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा मान लिया जाएगा, हुआन चांग ने अपने नाखूनों से खेलते हुए कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे माता पिता इंसान थे या जानवर? उन्होंने तुम्हारे जैसे विचित्र प्राणी को जन्म कैसे दिया? या तुम इंसान जानवर संकर हो? लॉन चेन ने हैरानी से पूछा। लॉन चेन की प्रतिक्रिया स्वरूप लोहे के 5 पंजे हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। जब तक लॉन चेन को उनका आभास हुआ, वे उसके सीने तक पहुंच चुके थे। लॉन चेन चौंक गया और लगभग सहज ही उसने अपनी छाती पीछे खींच ली और तेजी से पीछे हट गया। लॉन चेन की प्रतिक्रिया त्वरित थी, लेकिन उसके सीने के आसपास के कपड़े फट गए थे और उसकी त्वचा पर खून के 5 धब्बे दिखाई दिए। वह इस गति को देखकर पूरी तरह से चकित रह गया। वह हमला इतना तीव्र था कि अगर वह एक कदम भी देर कर देता तो उसकी मौत हो जाती। यह आदान प्रदान इतनी तेजी से हुआ कि भीड़ को इसके समाप्त होने से पहले प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। तेरा मुंह सचमुच घिनौना है। सजा के तौर पर मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हुआन चांग ने धीरे से अपने नुकीले नाखूनों को मुंह पर रखा और उन्हें चाटा। उन पर अभी भी लॉन चेन का थोड़ा सा खून लगा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए लॉन चेन ने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। उसकी दिव्य चेतना चरम सीमा पर थी। अभी हुई उसकी लापरवाही के कारण उसका पेट लगभग फट गया था। बस एक ऐसी गलती काफी थी। अगर यह दोबारा हुई तो वह निश्चित रूप से लाश बन जाएगा। लॉन चेन को पहली बार इतना डर लगा था, लेकिन साथ ही किसी कारणवश उसे थोड़ी उत्तेजना भी महसूस हो रही थी। उसके शरीर में खून का तापमान बढ़ रहा था। उसे यह नहीं पता था कि जिस क्षण उसे मृत्यु का खतरा महसूस हुआ, उसी क्षण उसके पैर के तलवे में स्थित फेंगफू तारा लॉन चेन के किसी भी उकसावे या नियंत्रण के बिना घूमने लगा था। ये वर्तमान में किसी अज्ञात तरीके से रूपांतरित हो रहा था, लेकिन लॉन चेन को इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि वह पूरी तरह से युद्ध पर केंद्रित था। उसका सारा ध्यान बाहरी दुनिया पर, हुआन चांग पर था। उसके उस राक्षसी रूप के प्रति वह जरा भी लापरवाही नहीं कर सकता था। तुम्हारे जैसे कुत्ते मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? क्या एक ऐसा आदमी जो आदमी भी नहीं है ऐसा कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। लॉन चेन ने तिरछी नजर से हुआन चांग की ओर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, लेकिन बोलते हुए वह अपनी दिव्य चेतना का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, मानो वह उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा हो। मरना, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, रूपांतरित जानवर हुआन चांग को और भी आसानी से क्रोधित किया जा सकता था। एक उन्मादी पीली आंधी लॉन चेन की ओर दौड़ी। हुआन चांग का हमला कुछ ऐसा था जिसकी लॉन चेन को पहले से ही उम्मीद थी। हालांकि वह पशु साधना को नहीं समझता था, लेकिन वह ये अनुमान लगा सकता था कि किसी जादुई जानवर की शक्ति का उपयोग करके अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाना निश्चित रूप से व्यक्ति को अधिक उग्र और नियंत्रणहीन बना देगा। हालांकि उसकी बेकाबू ताकत डरावनी थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति केवल सहज प्रवृत्ति से ही लड़ सकता था। लॉन चेन का मानना था कि एक चालाक लोमड़ी की तुलना में एक जंगली बैल से निपटना निश्चित रूप से थोड़ा आसान था। इस बार लॉन चेन तैयार था और हुआन चांग की हरकत करते ही उसने भी तुरंत हरकत की। उसने अपना एक पैर हुआन चांग के पेट की ओर बढ़ाया। टकराना, लॉन चेन की लात सीधे उसके पेट पर लगी, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उग्र हुआन चांग एक जंगली जानवर की तरह था और लॉन चेन के हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन उग्र हुआन चांग की तेज गति देखकर लॉन चेन के पसीने छूट गए। जब लॉन चेन की लात हुआन चांग के पेट पर लगी, तब तक हुआन चांग का पंजा लगभग लॉन चेन के गले तक पहुंच चुका था। अगर लॉन चेन तैयार होकर पहले हमला न करता, तो वह निश्चित रूप से इतनी तेजी से प्रतिक्रिया न दे पाता। यही पशु साधना का आतंक था। पशु रूपांतर के बाद व्यक्ति की शक्ति, गति और रक्षा क्षमता में अचानक वृद्धि हो जाती है, मानो वह एक नया व्यक्ति बन गया हो। गर्जन, लॉन चेन द्वारा पीछे धकेले जाने पर हुआन चांग ने एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई और उसके पंजे एक बार फिर लॉन चेन की ओर बढ़े। हवा की गैस छोड़ते हुए मुट्ठी, लॉन चेन जोर से चिल्लाया और मुक्का मारा। धड़ाम, लॉन चेन की मुट्ठी उसके दोनों पंजों से टकराए और दोनों कई मीटर पीछे धकेल दिए गए। क्या ताकत है! लॉन चेन मन ही मन बड़बड़ाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन चांग के पास इतना खतरनाक तुरुप का पता होगा। इस कमीने ने सचमुच खुद को बहुत गहराई से छिपा रखा था। इससे पहले लॉन चेन द्वारा इस्तेमाल किए गए ब्रेकिंग विंड फिस्ट ने हुआन चांग को बिना किसी प्रतिरोध के हवा में उड़ा दिया था। लेकिन पशु रूपांतरण से गुजर चुके हुआन चांग को अब लॉन चेन के मुक्के से भी कोई नुकसान नहीं हो सकता था। हुआन चांग एक उग्र जादुई जानवर की तरह था। जैसे ही उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, वह एक बार फिर आगे बढ़ा और अपने पंजों को बेतहाशा लहराते हुए लॉन चेन की ओर बढ़ गया। लॉन चेन ने दांत पीसते हुए अपने पैर के तलवे पर स्थित फेंगफू स्टार को एक बार फिर सक्रिय किया। उसके दांतियान के भीतर मौजूद 7 चक्रवात तेजी से घूमने लगे और उसके पूरे शरीर की ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसने 2 मुट्ठियां मारी और सीधे हुआन चांग का सामना किया। तेज धमाकों से आकाश कांप उठा और चारों ओर आंधी चलने लगी। भयानक ऊर्जा तरंगों ने वहां मौजूद सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। हे भगवान, ये किस तरह की लड़ाई है? ये बहुत ही भयानक है। उन लोगों ने पहले कभी ऐसा भयंकर युद्ध नहीं देखा था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और डर से उनके पैर कांप रहे थे। यहाँ तक कि अनुभवी योद्धा भी सदमे में थे। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि हुआन चांग एक पशु साधना करने वाला होगा और उसके पास इतनी भयानक युद्ध क्षमता होगी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लॉन चेन, जिसकी कभी राजधानी के सबसे निकम्मे रईस वारिस के रूप में प्रतिष्ठा थी, अब वास्तव में हुआन चांग जैसे राक्षस से लड़ने में सक्षम था। आसमान में पंजों के निशान की धुंध छा गई और हवा जोर से चलने लगी, जिससे आकाश कांप उठा। सबसे ज्यादा सदमे में निश्चित रूप से जिया चांगफेंग और वेई कान थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि लॉन चेन जैसा एक छोटा सा क्यूई कंडेंसेशन का नौसिखिया इतनी शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है कि वह पशु रूपांतरण से गुजर चुके हुआन चांग का मुकाबला कर सके। आखिरकार हुआन चांग एक ऐसा मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था जिसे गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया था। 1000 प्रतिभागियों में से वह उन गिने चुने लोगों में से एक था जो भीषण प्रशिक्षण से बच निकला था। और शेष बचे लोगों में हुआन चांग सबसे शक्तिशाली था। इसीलिए जिया चांगफेंग उसे इतना महत्वपूर्ण मानता था और उसे प्रशिक्षित करने में उसने बहुत प्रयास किया था। ये कहा जा सकता है कि हुआन चांग एक ऐसी युद्ध मशीन थी जिसे असीमित संसाधनों से प्रशिक्षित किया गया था। अगर लॉन चेन ने जिया चांगफेंग और वेई कान को क्रोधित न किया होता, तो वे निश्चित रूप से इस तरह के गुप्त मार्शल हथियार का खुलासा नहीं करते। लेकिन जहां वे लॉन चेन की ताकत से हैरान थे, वहीं अब उन्होंने देखा कि हालांकि लॉन चेन बचाव करने में सक्षम था, लेकिन हुआन चांग के हिंसक और उग्र हमलों के तहत वह पहले से ही नुकसानदेह स्थिति में आने लगा था। फिलहाल लॉन चेन की साधना का स्तर केवल ची संघनन के 7वें स्वर्ग स्तर पर था और उसने केवल एक ही तारा स्थापित किया था। वह जितनी आध्यात्मिक ची को नियंत्रित कर सकता था, वह हुआन चांग से बहुत कम थी। वह अपने शक्तिशाली शरीर की बदौलत ही जीवित रह सका। कोई और होता तो कब का नष्ट हो चुका होता। हुआन चांग के पंजों से लॉन चेन की बाह पर एक बार फिर गहरा घाव हो गया। उसने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके कपड़े फट गए और घावों से खून बहने लगा। इस समय लॉन चेन का शरीर कई खूनी घावों से ढका हुआ था और खून से उसके अधिकांश कपड़े सने हुए थे। ये देखकर चू याओ का दिल बुरी तरह से कांप उठा। इस तरह चलते रहना ठीक नहीं है। वर्तमान हुआन चांग किसी जादुई जानवर से कम नहीं है, बस उसका रूप मानव जैसा है।
उसकी शक्ति असीमित है और उसके पंजे इतने तेज और कठोर हैं कि वे स्टील से भी कम नहीं है। लॉन चेन चकित रह गया। अगर उसके पास किसी पिल सॉवरेन की आत्मा और उससे मिला सती युद्ध अनुभव न होता तो वह अब तक ये सब सहन नहीं कर पाता। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई, कृपया लॉन चेन को बचा लीजिए। चू याओ ने ग्रैंड मास्टर युन क्यूई से विनती करने से खुद को रोक नहीं पाई। थोड़ा इंतजार कीजिए। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई बस लॉन चेन को देखते रहे। उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। इसकी वजह ये थी कि वे अंदर ही अंदर बहुत दुविधा में थे। रसायन विद्या में लॉन चेन की उपलब्धियां उनके लिए बहुत प्रशंसनीय थी। उन्होंने एक बार लॉन चेन को सलाह दी थी कि वह अपनी ऊर्जा औषधि मार्ग पर केंद्रित करे। अपनी प्रतिभा के बल पर वह निश्चित रूप से इस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आज लॉन चेन ने जिस युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया वह पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। एक औषधि विशेषज्ञ होने के नाते वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यदि लॉन चेन अपना सारा ध्यान मार्शल आर्ट पर केंद्रित करे तो वह औषधि मार्ग से भी कहीं अधिक प्रगति कर सकता है। इसलिए उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वह देखना चाहता था कि लॉन चेन की सहन शक्ति कितनी है और साथ ही इस जीवन मरण की परीक्षा से उसे मजबूत बनाना चाहता था। इस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लॉन चेन मार्शल मार्ग का अनुसरण करता है या औषधि मार्ग का, दोनों ही उसके लिए अमूल्य लाभ लाते। लॉन चेन की छाती पर पंजे से वार किया गया जिससे खून के छींटे फिर से फूट पड़े। उसके शरीर पर खून के कुछ और निशान उभर आए। लॉन चेन, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस लंबी बहस के बाद पहले तो उग्र दिख रहा हुआन चान काफी शांत हो गया और अब ठंडे लहजे में हंसने लगा। लॉन चेन के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। उसने पाया कि मौजूदा हुआन चान के पास हर जगह कमियां थी, लेकिन उसकी रक्षात्मक क्षमता बेहद चौंकाने वाली थी। अभी अभी हुई झड़प में उसने उसके एक महत्वपूर्ण अंग पर लात मारी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हुआन चान केवल थोड़ा सा लड़खड़ाया और फिर बिना किसी झिझक के पूरी तरह से संभल गया। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है उतनी देर तक लड़ाई करने के बाद लॉन चेन को हुआन चान की वर्तमान स्थिति का अंदाजा हो गया था। उसकी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति का आकलन मानवीय मानकों से नहीं किया जा सकता था। अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो उसकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। उसे कुछ तो कोशिश करनी ही थी। अचानक लॉन चेन चिल्लाया और उसने हुआन चान के पंजे पर मुक्का मारा, लेकिन इस प्रहार से वह खुद 10 मीटर पीछे जा गिरा। हुआन चान ने तुरंत उसका पीछा नहीं किया, बल्कि उदासीनता से लॉन चेन को देखा। वह बिल्कुल एक बाघ की तरह अपने शिकार का मुआयना कर रहा था। वीर एकदम शांत थी। उस लड़ाई से उत्पन्न तीव्र दबाव को सहन करना कठिन था, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। उन भयंकर झटकों ने उनके दिलों को धड़का दिया था, खासकर उन युवतियों के लिए जिन्होंने अपने हाथों को सीने से कसकर पकड़ रखा था। उन्हें डर था कि अगर लॉन चेन ने जरा सी भी भेद खोली तो उसका खून छिटक जाएगा। क्या तुम्हें ये मृत्युशैया पर संघर्ष जारी रखना ही है? हुआन चान ने अपने हाथ हिलाए। उसके लंबे पंजे लॉन चेन के खून से सने हुए थे। फिलहाल लॉन चेन के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और दर्जनों खून के निशान धीरे धीरे बह रहे थे, जिससे उसका रूप बेहद भयावह लग रहा था। मृत्युशैया पर संघर्ष, अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। लॉन चेन ने सिर हिलाया। हालांकि उसका शरीर घावों से भरा था, लेकिन वे सभी मामूली थे। देखने में तो डरावने लगते थे, लेकिन उन पर उनका कोई खास असर नहीं था। लॉन चेन को पता था कि आज की लड़ाई बहुत कठिन होगी। यह उसके जन्म के बाद से अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगी। जब तक वह भाग्य को चुनौती देता रहेगा, भविष्य में उसे जिन लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा वे और भी भयंकर होती जाएंगी। उसे जीने की इच्छा को बढ़ाने के लिए मृत्यु के करीब होने का वह एहसास जरूरी था। एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आपको जीवन और मृत्यु के बीच की खाई को पार करने के खतरे का अनुभव करना पड़ता था। मृत्यु के भय से बचकर ही आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते थे। यह एक ऐसा अनुभव था जो सभी विशेषज्ञों को करना पड़ता था। अभी अभी लड़ी गई लड़ाई उसके लिए जीवन और मृत्यु के कगार पर थी। ये सच था कि वह एक पिलगॉड की आत्मा के साथ विलीन हो गया था और उसके युद्ध के कुछ अनुभवों से जुड़ गया था। लेकिन एक छोटी सी गलती भी उसे लाश में बदल सकती थी। वह केवल अपने दृढ़ संकल्प के कारण ही इस तरह लड़ पाया। उसकी अपनी भी मुश्किलें थीं। अगर वह इतना दबाव भी सहन नहीं कर पा रहा था तो भविष्य में अपने दुश्मनों का सामना कैसे करेगा? वह अपनी इस दुर्दशा से खुद को कैसे बचाएगा? खून बहाने, हड्डियां नोचने और जड़ से उखाड़ फेंकने की दुश्मनी का बदला वह कैसे लेगा? अभी अभी मृत्यु के कगार पर होने का अनुभव करने के बाद उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति और भी तीव्र हो गई थी और उसका हृदय निर्मल हो गया था। अब जब उसने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया था तो असली मृत्यु युद्ध का समय आ गया था। लेकिन अगर आप इसे मृत्युशैया पर किया जाने वाला संघर्ष कहते हैं तो ठीक है। जरा देखिए मेरा मृत्युशैया पर किया जाने वाला संघर्ष क्या है। लॉन चेन ने अपने हाथ जोड़े और उनसे ज्वाला की एक तीव्र किरण निकली। ऊष्मा तरंगें चारों ओर फैल गईं और अंत में उसका पूरा शरीर हल्के पीले रंग की ज्वाला से ढक गया। क्या वे कांग इतना चौंक गया कि वह अविश्वास से भरकर खड़ा हो गया। उसने लॉन चेन की ओर इशारा करते हुए अविश्वास से कहा, पिल फ्लेम कवच, ये कैसे संभव है? वे कांग के अलावा सबसे ज्यादा हैरान होने वाला दूसरा व्यक्ति ग्रैंड मास्टर युन क्यूई होगा। तो लॉन चेन वास्तव में अपनी पिल फ्लेम को अपने पूरे शरीर पर फैला सकता था। शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम का उपयोग करना केवल युन क्यूई और वे कैंग जैसे पिल मास्टर्स ही कर सकते थे। इसके लिए न केवल एक शक्तिशाली पिल फ्लेम और एक बलशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए समर्थन के रूप में एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। केवल सबसे शक्तिशाली पिल मास्टर्स ही शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम का उपयोग कर सकते थे। ये सर्वविदित था कि पिल मास्टर्स को शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से पहले टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। हालांकि पद के अनुसार लॉन चेन को पहले से ही एक पिल एडेप्ट माना जा सकता था, लेकिन उसकी साधना का स्तर केवल क्यूई कंडेंसेशन के 7वें स्वर्ग स्तर पर था। सामान्य परिस्थितियों में औषधि साधना और मार्शल कला साधना का समान होना आवश्यक नहीं था, लेकिन वे निश्चित रूप से संबंधित थे। पिल अप्रेंटिस बनने के लिए कम से कम ची संघनन स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तभी कोई पिल फ्लेम का समूह बना सकता था। लेकिन केवल पिल फ्लेम को एकत्रित करने से आप पिल अप्रेंटिस नहीं बन जाते थे। पिल अप्रेंटिस बनने की योग्यता तभी प्राप्त होती थी जब आप निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली औषधीय गोली को परिष्कृत करते थे। और अधिकांश औषधि प्रशिक्षु पहले ही रक्त संघनन के स्तर तक पहुंच चुके थे, अन्यथा उनके पास औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती। केवल अत्यंत प्रतिभाशाली औषधि उत्पादक ही ची संघनन क्षेत्र में औषधि प्रशिक्षु बन सकते थे। लॉन चेन और जियाबाई ची जैसे लोग जो ची संघनन क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों का निर्माण कर सकते थे और इस प्रकार औषधि विशेषज्ञ बनने की योग्यता रखते थे, उन्हें प्रतिभावान माना जा सकता था। लेकिन आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप केवल ची संघनन स्तर पर अपने शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम का संघनन नहीं कर सकते थे। इससे उन दोनों का सारा ज्ञान धराशायी हो गया। लॉन चेन पूरी तरह से पीली ज्वाला में लिपटा हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थी, मानो कोई शक्तिशाली अग्नि देवता पृथ्वी पर अवतरित हो गया हो। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठंडी चीख के साथ और शरीर को आग की लपटों में जकड़े हुए लॉन चेन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर कई मीटर की दूरी पर हवा का तापमान पहले ही भयावह रूप से बढ़ चुका था। लॉन चेन ने मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के आसपास के उच्च तापमान के कारण अंतरिक्ष विकृत हो गया। उसकी शक्ति चौंका देने वाली थी क्योंकि वह हुआन चांग की ओर तेजी से बढ़ी। लॉन चेन की मुट्ठी के चारों ओर फैली ज्वाला से अवर्णनीय भय का अनुभव करते हुए हुआन चांग अत्यंत चौंक गया। उसके हमले को देखकर वह मुक्के से बचने के लिए तुरंत पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही उसने इस मुक्के से खुद को बचाया, अचानक उसे लॉन चेन की ठंडी मुस्कान दिखाई दी। तुरंत ही उसे एक जबरदस्त खतरे का एहसास हुआ।
बकवास। लॉन चेन का चौंकाने वाला मुक्का असल में सिर्फ एक दिखावा था। असली हमला एक खामोश लात थी। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, लॉन चेन का पैर पहले ही बेरहमी से उसके पेट पर पड़ चुका था। हुआन चांग दर्द से चीख उठा। इस लात से उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन आग की लपटों ने उसके शरीर के आसपास के बालों को जला दिया। जानवर सचमुच आग से नफरत करते हैं। लॉन चेन मन ही मन संतुष्ट हुआ। हुआन चांग के पशु रूपांतरण से भले ही उसे जादुई जानवरों की शक्ति मिली हो, लेकिन इसके साथ ही उनकी कुछ कमजोरियां भी आ गई थी। रोएंदार जादुई जानवरों में आग का स्वाभाविक भय होता था, इसलिए उसकी गोली ज्वाला ने हुआन चांग पर शक्तिशाली दमनकारी प्रभाव डाला। लॉन चेन की लात आग की लपटों से घिरी हुई थी और उसने हुआन चांग के शरीर को प्रज्वलित कर दिया। चारों ओर भुनने की तेज गंध फैल गई। आग बुझाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे पूरी तरह बुझने में काफी समय लग गया। इस समय तक उसके पीले फर का एक बड़ा हिस्सा जलकर काला हो चुका था। वह बेहद दयनीय लग रहा था, मानो कोई चूहा चूल्हे से बाहर निकला हो। ये देखकर युनची मन ही मन निश्चिंत हो गई। लॉन चेन का इतनी जल्दी हुआन चांग की कमजोरी का पता लगा लेना वाकई असाधारण था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही दूसरों को उस कमजोरी के बारे में पता हो, लेकिन केवल लॉन चेन ही, जो पिल फ्लेम को इस स्तर तक संघनित कर सकता था, उस घातक कमजोरी का फायदा उठा सकता था। हुआन चांग की त्वचा काली पड़ चुकी थी और उसके सारे बाल जलकर राख हो गए थे। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई थी, फिर भी वह आग के प्रति अपने जन्मजात भय को दबा नहीं सका। इस समय ये स्पष्ट था कि लॉन चेन की पिल फ्लेम ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। जैसे ही हुआन चांग गुस्से से चिल्ला रहा था, लॉन चेन ने मुंह के बरसाते हुए उस पर हमला कर दिया। वह एक जलती हुई मानव आकृति की तरह दिखाई दिया। लॉन चेन बेहद फुर्तीला था और उसने लगातार 3 वार किए। हुआन चांग जानता था कि वह इन वारों से बच नहीं पाएगा, इसलिए उसे दांत पीसकर इनका सामना करना पड़ा। हालांकि वह लॉन चेन की शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं था, लेकिन लॉन चेन द्वारा हर बार प्रहार किए जाने पर उसके पंजे ऐसे सिकुड़ जाते थे मानो वे अभी-अभी भट्टी से निकले हों। इन 3 वारों के बाद हुआन चांग को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ अब उसके अपने नहीं रहे। उसे अपने हाथों से भुने हुए मांस की हल्की सी गंध भी आ रही थी। कुछ क्षण पहले तक लॉन चेन को मजबूरन बचकर भागना पड़ रहा था। अब स्थिति पूरी तरह उलट गई थी। लॉन चेन की पिल फ्लेम के सामने हुआन चांग केवल सहम गया था और उसमें पलटवार करने की ताकत नहीं बची थी। फैटी यू और बाकी सबने ये देखकर जश्न मनाया। जब तक लॉन चेन दृढ़ संकल्प बनाए रखता, जीत निश्चित रूप से उसकी ही होती। उसे मार डालो, हुआन चांग। जिया चांग फैंग खड़ा होकर चिल्लाया। लॉन चेन की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि उसे भी कुछ डर लगने लगा था। असीम क्षमता से भरपूर और साथ ही प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह हल्के में नहीं ले सकता था। उस तरह के व्यक्ति को या तो वफादार अधीनस्थ बनना पड़ता या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता। फिलहाल लॉन चेन के साथ उसका रिश्ता पानी और आग जैसा था, इसलिए पहली संभावना अब मौजूद नहीं थी। इसलिए कीमत चाहे जो भी हो, उसे लॉन चेन को मारना ही होगा, वरना उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। हुआन चांग ने गुस्से से लालिमा लिए लॉन चेन को घूरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसके साथ वह युद्ध में खिलवाड़ कर रहा था, वह इस स्तर तक विकसित हो जाएगा। मर जाओ, लॉन चेन। शिया चांग फैंग से आदेश मिलते ही हुआन चांग ने एक भयानक दहाड़ लगाई और अचानक उसका खून और ऊर्जा आसमान में फैल गई। उसका पूरा शरीर मानो खून से लथपथ हो गया और पूरी तरह लाल हो गया। क्या वह ग्रेट ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है? ये तो पागलपन है। फीनिक्स फ्राई साम्राज्य के उन सभी रईसों ने इस तकनीक को पहचानते ही दहशत में चिल्लाना शुरू कर दिया। ग्रेट ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक एक अत्यंत भयावह गुप्त कला थी। इसका प्रयोग तभी किया जाता था जब रक्त संघनन विशेषज्ञ का सामना ऐसे शत्रुओं से होता था जिन्हें हराना उनके लिए नामुमकिन हो और वे हताशा की चरम सीमा पर पहुंच चुके हों। केवल तभी वे इतना कठोर निर्णय लेकर इसका प्रयोग करते थे। ग्रेट ब्लड एक्सप्लोजन तकनीक पूरे शरीर के रक्त और ऊर्जा को प्रज्वलित कर देती है, जिसके बदले में व्यक्ति की युद्ध शक्ति अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। इससे उपयोगकर्ता की शक्ति अस्थायी रूप से दोगुनी हो जाती है। लेकिन इसकी कीमत बेहद भयानक थी। एक बार इस्तेमाल हो जाने पर आपके द्वारा संघनित रक्तसार पूरी तरह से नष्ट हो जाता। यदि आप जीवित भी रह जाते तो आपकी साधना शक्ति रुक जाती और आप जीवन भर आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती थी। जब तक ये बिल्कुल अंतिम उपाय न हो, कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन अब हुआन चांग ने सचमुच इसका इस्तेमाल कर लिया था। ग्रैंडमास्टर युन क्यूई ने उन स्तब्ध रईसों को देखा और आह भरे बिना नहीं रह सके। फीनिक्स फ्राई साम्राज्य सचमुच निराशाजनक स्थिति में था। इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रकट होने के बावजूद उनमें से कोई भी लॉन चेन की मदद के लिए नहीं आया। चाहे कुछ भी हो, वह सीमा दमन के उस मार्क्विस का पुत्र था जिसने महान उपलब्धियां हासिल की थी और साम्राज्य में बहुत बड़ा योगदान दिया था। सीमा दमन मार्क्विस 10 वर्षों से अधिक समय से सीमा पर लड़ रहा था, बर्बर जनजातियों के बर्बरों को खदेड़ रहा था और फीनिक्स फ्राई साम्राज्य को शांति के युग का आनंद लेने दे रहा था। अगर उसका बेटा राजधानी में इस तरह मर जाता तो क्या शाही परिवार प्रतिशोध से नहीं डरता? लेकिन जब युन क्यूई ने चौथे राजकुमार और महारानी को देखा तो वह दुख से आह भरे बिना नहीं रह सका। वह थोड़ा आगे झुका और लॉन चेन को बचाने के लिए तैयार हो गया। आज लॉन चेन का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। वह किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होने देंगे। ग्रेट ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद हुआन चांग असल में एक खून का प्यासा जानवर बन गया था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। एक दहाड़ मारते हुए उसके शरीर से निकल रही सारी ऊर्जा अचानक रुक गई और वापस प्रवाहित होकर उसके दाहिने हाथ के चारों ओर एकत्रित हो गई। उसका दाहिना हाथ तुरंत उसकी जान के आकार का हो गया और उसकी मांसपेशियां फड़कने लगी, जिससे एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ और उसने लॉन चेन को पकड़ लिया। शैतान भेड़िया का पंजा। जैसे ही हुआन चांग ने वह घातक प्रहार किया, ग्रैंडमास्टर युन क्यूई भी उठ खड़े हुए और उनकी ओर दौड़ पड़े। युन क्यूई, दखलंदाजी मत करो। जैसे ही ग्रैंडमास्टर युन क्यूई आगे बढ़े, पहले से तैयार वेई कांग ने भी उन पर हमला किया और उन्हें रोकते हुए मुक्का मारा। युन क्यूई ने गुस्से में गुर्राते हुए मुक्का मारा, मानो वह वेई कैन को उड़ा देना चाहता हो। उनके टकराने के बाद वेई कांग पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन वह युन क्यूई को रोकने में कामयाब रहा। जब उनके मुंह की टकराई तो ग्रैंडमास्टर युन क्यूई के चेहरे के भाव में बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्हें अचानक अपने हाथ में कंपन महसूस हुआ और वो तुरंत काला पड़ गया। मेरी यिन फेन पाम काफी अच्छी लग रही है ना युनची? मेरे साथ यहाँ आने की सोचना भी मत। वो बच्चा तो पक्का मर जाएगा। वेई कांग ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा। युन क्यूई मन ही मन हैरान था। उसने और वेई कांग ने कई सालों तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वेई कांग पिछले कुछ सालों में इतना आगे बढ़ जाएगा। वह निश्चित रूप से इतने कम समय में उसकी घेराबंदी तोड़ नहीं पाएगा। अरे बूढ़े लंपट, तुम्हारी ही तो मौत पक्की है। लॉन चेन के मुंह से एक अपमानजनक शब्द निकला। हुआन चांग की मुट्ठी को आते देख लॉन चेन ने गहरी सांस ली और अपनी साधना शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। उसने अपनी पिल फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं रोका और वह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। फ्लेम क्लाउड पाम। उसके शरीर के चारों ओर की ज्वाला गायब हो गई और सारी ज्वाला उसकी हथेली के बीचों बीच सिमट गई। पहले हल्की पीली ज्वाला उच्च तापमान के कारण हल्के लाल रंग में तब्दील हो गई थी। सबके विस्मयकारी निगाहों के सामने लॉन चेन की हथेली सीधे हुआन चांग के नुकीले पंजों से टकराई। एक जोरदार विस्फोट से आकाश कांप उठा और ज्वालाएं नाच उठी। ऊर्जा की लहरें हवा में फैल गई। युन क्यूई और वेई कांग भी लड़ाई रोककर सदमे में देखने लगे। जब धूल छट गई और उनकी नजर साफ हुई तो सबसे पहले उन्हें 3 मीटर चौड़ा एक गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के दोनों ओर दर्जनों मीटर की दूरी पर 2 आकृतियां जमीन पर लेटी हुई थी। पूरा चौक एकदम शांत था। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जब उन आकृतियों में से एक धीरे धीरे हिलने लगी। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उठने वाला व्यक्ति खून से लथपथ लॉन चेन था। हालांकि उसकी हालत बेहद खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, फिर भी वर्तमान लॉन चेन पहले की तरह ही बहादुर दिखाई दे रहा था।
गड्ढे के चारों ओर घूमते हुए लॉन चेन धीरे धीरे हुआन चांग के पास पहुंचा। हुआन चांग की हालत और भी दयनीय थी। उसका शरीर जलकर काला पड़ गया था और वह एक सूखे हुए शव जैसा लग रहा था। उसके शरीर से हड्डियां भी काफी मात्रा में निकली हुई थी। ग्रेट ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद उसकी रक्षा क्षमता में भारी गिरावट आई थी। यही कारण था कि अंतिम मुकाबले में उसे लॉन चेन की तुलना में कहीं अधिक गंभीर चोटें आईं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं तुम्हें कल का सूर्योदय नहीं देखने दूंगा, लॉन चेन ने हुआन चांग के शव के सामने ठंडे स्वर में कहा। हुआन चांग बोलना चाहता था, लेकिन उसका पेट बुरी तरह सिकुड़ गया था और उसके पेट को जकड़ रहा था, जिसके कारण वह बोल नहीं पा रहा था। बोल ना पाने का एहसास अच्छा नहीं लगता है ना? कर्मों का फल तो तुरंत मिलता है। तुमने दूसरों को बोलने से रोका और अब तुम खुद कुछ नहीं कह सकते। लॉन चेन के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। लॉन चेन को क्रोधित करने के लिए उसने जानबूझकर शी फैंग को बुरी तरह घायल करने और उसकी सांस रोक देने के लिए घृणित तकनीकों का इस्तेमाल किया ताकि वह हार स्वीकार न कर सके। ये सब लॉन चेन की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। लॉन चेन की बर्फीली ठंडी आंखों को देखकर हुआन चांग की आंखों में दहशत छा गई। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, लेकिन वह कह नहीं पा रहा था। अगर कुछ साल पहले की बात होती तो उसे मरने का कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसने केवल अंधकार में और भयावह प्रशिक्षण ही प्राप्त किया था। लेकिन जिया चानफेंग के अधीन कुछ वर्षों तक काम करने के बाद उसका दुनिया से फिर से लगाव हो गया था और वह मरना नहीं चाहता था। अगर भीख मांगनी है तो मत मांगो, तुम जैसे लोग दया के पात्र नहीं हो। लॉन चेन ने सिर हिलाया और धीरे से अपना पैर उठाया। वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप देख रहे थे, एक शब्द भी कहने में असमर्थ थे। दिग्गजों के बीच ये बेरोक-टोक लड़ाई उतार चढ़ाव से भरी थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया था। लॉन चेन, हुआन चांग को जाने दो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। जाहिर है, जिया चानफेंग अपने सबसे शक्तिशाली अधीनस्थ को इस तरह मरते हुए देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर यह बात कही। ओह, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए? लॉन चेन ने उत्सुकता से पूछा। मौका देखकर जिया चानफेंग खुशी से झूम उठा। जो चाहो मांग लो, अगर मेरे पास वो होगा तो मैं तुम्हें देने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। लॉन चेन ने सिर हिलाया और अंगूठा आगे बढ़ाया। तुम वाकई वफादार हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझे अपनी जान दे दो और मैं उसे जाने दूंगा। खुशी से झूम रहे जिया चानफेंग को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। उसने लॉन चेन को घूर कर देखा। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हें हराना मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा लक्ष्य तो तुम्हें जान से मार देना है। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। ये कहते हुए लॉन चेन ने अपना पैर उठाया और पूरा चौक भयभीत चीखों से भर गया, क्योंकि उसने बेरहमी से हुआन चांग पर अपना पैर पटका। जैसे ही लॉन चेन का पैर हुआन चांग के पेट पर लगने ही वाला था, अचानक उसे अपने सिर की त्वचा सुन्न महसूस हुई। उसी समय उसने यूंची की गुस्से भरी दहाड़ सुनी और बिना सोचे समझे उसने झट से खुद को एक तरफ फेंक दिया। एक तीर ठीक उसी जगह आकर गिरा जहां लॉन चेन अभी अभी खड़ा था। तीर लॉन चेन की कमर के ठीक बगल से गुजरा। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो निश्चित रूप से उसे तीर लग जाता। लॉन चेन कई बार लुढ़की, फिर उसने तीर की ओर देखा। तीर लॉन चेन को नहीं लगा था, बल्कि हुआन चांग की जांघ में जा लगा था। हुआन चांग का मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह एक मरी हुई मछली की तरह चुपचाप आसमान को घूर रहा था। उसकी जांघ से मछली जैसी तेज गंध आ रही थी और पहले ही क्षण में अपनी सांस रोक लेने के बावजूद लॉन चेन को चक्कर आने लगे और मतली महसूस होने लगी। कितना शक्तिशाली जहर है! लॉन चेन भयभीत हो गया। वह तीर स्पष्ट रूप से किसी अत्यंत शक्तिशाली विष से लिपटा हुआ था। हालांकि वह केवल सांस लेने मात्र से ये नहीं बता सकता था कि वह वास्तव में क्या था, लेकिन उसकी तीव्र विषाक्तता से यह निश्चित रूप से किसी तीसरे दर्जे के जादुई जीव से निकाला गया विष था। रक्त संघनन स्तर या उससे नीचे के किसी भी व्यक्ति की इससे तुरंत मृत्यु हो जाती। कितनी बेशर्मी है! यून क्यूई ने क्रोध से चिल्लाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और वेई कान की ओर 3 मीटर लंबा ज्वाला भाला फेंका। वेई कान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लॉन चेन ने उसके हमले को चकमा दे दिया था। यूनची को अपनी ओर हमला करते देख उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई धनुष को रख दिया। वह विषैला तीर अभी उसी ने चलाया था। वेई कान ने भी अपना हाथ बढ़ाया और एक धधकती हुई अग्नि तलवार का आह्वान किया। यूनची का भाला लगातार उससे टकराता रहा, जिससे विस्फोटक ध्वनियां उत्पन्न हुई, चारों ओर लपटें उठी और ऊष्मा तरंगें फैल गई। लॉन चेन लगभग 30 मीटर की दूरी पर सबसे नजदीक था। वह पूरी तरह से थका हुआ और कमजोर था, इसलिए ऊर्जा की लहरों ने उसे हवा में उछाल दिया। जब लॉन चेन को लगा कि वह इस लड़ाई के बाद के झटकों से चूर-चूर हो जाएगा, तभी अचानक एक हल्की खुशबू उसकी नाक में आई और एक कोमल शरीर ने उसे पकड़ लिया। चुयाओ! लॉन चेन ने अपना सिर घुमाकर देखा तो चुयाओ उसकी बहुत परवाह कर रही थी। उसने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। लॉन चेन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। मानो मोतियों का हार टूट गया हो, उसके आंसू एक-एक करके बहने लगे। वह जानती थी कि लॉन चेन की इस हालत का कारण ज्यादातर वही थी। अगर उसने आज यह दुस्साहस न किया होता, तो शायद लॉन चेन का यह हाल न होता। अभी-अभी वह कई बार मौत के मुंह से बाल-बाल बचा था। ये सोचकर उसका दिल दर्द से भर गया। तुम क्या कह रहे हो? वह बदमाश जिया चानफेंग तो पहले से ही मुझसे नफरत करता था, इसलिए इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लॉन चेन ने सांत्वना देते हुए कहा। वह उठना चाहता था, लेकिन उसमें जरा भी ऊर्जा नहीं बची थी। चुयाओ की छाती से टिके हुए लॉन चेन का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। धन्यवाद, लॉन चेन। चुयाओ जानती थी कि लॉन चेन उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल एक बार फिर पिघल गया और उसे शर्म महसूस हुई। बूम! एक और धमाके के साथ लॉन चेन के दिल में पनप रही गर्माहट बाधित हो गई और उसने तुरंत उधर देखा। इस समय ग्रैंड मास्टर यूनची के हाथ में एक लंबा भाला था जो पिल फ्लेम से संघनित किया गया था। उनका पूरा शरीर लाल लपटों से ढका हुआ था। उनसे प्रचंड तरंगें निकल रही थी, उनकी शक्ति आकाश में समा रही थी। ये एक ऐसी क्षमता थी जिसका उपयोग केवल पिल मास्टर बनने के बाद ही किया जा सकता था। पिल फ्लेम का स्वरूप धारण हो जाना। रसायन शास्त्री युद्ध करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे। रसायन शास्त्रियों ने अपनी सारी साधना अपनी पिल फ्लेम पर केंद्रित कर दी थी। इसका उपयोग न केवल गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता था, बल्कि युद्ध में भी किया जा सकता था और समान स्तर के लोगों को आसानी से पराजित किया जा सकता था। वेई कान का चेहरा बेहद गंभीर था। लॉन चेन समझ गया कि हालांकि वेई कान भी एक औषधि विशेषज्ञ था और उसकी औषधि ज्वाला शक्तिशाली थी, लेकिन शुद्धता के मामले में ये ग्रैंड मास्टर यून क्यूई की औषधि ज्वाला से निश्चित रूप से काफी कमजोर थी। लॉन चेन वेई कान को कुछ अपमानजनक बातें कहना चाहता था, लेकिन लड़ाई के बाद वह बहुत कमजोर हो गया था। उस आखिरी हमले में उसकी लगभग सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी और उसमें चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी। यूनची और वेई कान के धधकते हथियारों के टकराने पर जोरदार धमाके हुए। यहाँ तक कि जमीन भी उनके साथ कांप उठी और उमड़ती हुई तरंगों के कारण सभी पीछे हट गए। वे दोनों अपने अपने रसायन शास्त्र संघों के अध्यक्ष थे और उनका उच्च पद था। यहाँ तक कि रईसों ने भी ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। युवाओं की तो बात ही छोड़िए, वे उनकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहे थे। वेई कान, तुम इतने लंबे समय तक जी चुके हो लेकिन अभी तक कोई खास तरक्की नहीं कर पाए हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ज्वाला ड्रैगन वार! यूनची चिल्लाया और उसके हाथ में मौजूद भाला आगे की ओर वार करते हुए अंतरिक्ष को चीरता हुआ धरती को नष्ट कर दिया। एक अजगर के आकार की ज्वाला फूट पड़ी। वेई कान ने भी जोर से चिल्लाया और उसके हाथ में मौजूद ज्वाला की तलवार एक विशाल ढाल में बदल गई, जिसने हमले को मजबूती से रोक दिया। टकराना, धूल और आग की लपटें उठ उठी। दुनिया कांप उठी और ऐसा लगा मानो हवा में आग लग गई हो, जिससे लोग चीखने तक में असमर्थ हो गए। यून क्यूई, बस मेरा इंतजार करो। अचानक आग की लपटों से एक आकृति निकली जो बेहद दयनीय लग रही थी। वह व्यक्ति वेई कान था और इतना कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया।
मानो उन्हें इस परिणाम का पहले से ही अनुमान था। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने वेई कान को भागते हुए देखकर बस ठंडे भाव से देखा। वह धीरे से मुड़े और अपनी सीट पर वापस चले गए। पूरा चौक सन्नाटे में डूबा हुआ था। लोग लॉन चेन को देख रहे थे, जिसे चुयाओ गले लगा रही थी, और फिर पीले पड़े चेहरे वाले जिया चान फेंग को। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। महारानी का चेहरा भी उदास था। आज की घटनाएं उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक विकराल थी। फीनिक्स फ्राई साम्राज्य में सारी शक्ति उन्हीं के पास थी, लेकिन आज उनकी भूमिका बहुत छोटी हो गई थी। लॉन चेन जीत गया। इस साल का लालटेन महोत्सव अब समाप्त हो गया। महारानी के पास इस परिणाम की घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके शब्द गूंजते ही पूरा चौक जोश से भर गया। युवतियां ज्वार की तरह लॉन चेन की ओर दौड़ पड़ी। लॉन चेन का दिल डर से कांप उठा। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक युवती ने लॉन चेन के सिर पर फूलों का हार पहना दिया। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, 10 और युवतियां आगे बढ़ आईं। लॉन चेन चाहे चाहता हो या न चाहता हो, उन सभी ने अपने हाथों से बनाई हुई फूलों की मालाएं उसके सिर पर रख दी। चू याओ किनारे खड़ी होकर यह सब देखती रही और हंसती रही। उसने कुछ नहीं कहा और ईर्ष्या की बजाय आनंद से भर उठी। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व भी झलक रहा था। लॉन चेन फूलों की लपटों से इस कदर ढक गया कि अब और लपटों के लिए जगह ही नहीं बची थी। जैसे ही बहुत उत्साहित लड़कियों के इस समूह को इसके बारे में बताने के लिए तैयार हुआ, अचानक आकाश फूलों की लपटों से भर गया और काला हो गया। कुछ युवतियों ने देखा कि उनके सामने बहुत सारी प्रतियोगी थीं और वे बीच में जगह नहीं बना पा रही थी। इसलिए उन्होंने घबराकर सीधे लॉन चेन के सामने अपने फूलों के गुच्छे फेंक दिए। एक लड़की के नेतृत्व में बाकी सभी को बात समझ आ गई और देखते ही देखते सैकड़ों फूलों के छल्ले उड़ने लगे। जब तक लड़कियां इधर-उधर बिखरीं, लॉन चेन फूलों के छल्लों के ढेर के नीचे दबकर गायब हो चुकी थी। फीनिक्स फ्राई साम्राज्य में मार्शल आर्ट बेहद लोकप्रिय थी और मार्शल आर्ट में आपकी कुशलता का सीधा संबंध महिलाओं के आकर्षण से था। हालांकि लॉन चेन ने चू याओ के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी थी, लेकिन इसका चू याओ की भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। वह एक आकर्षक और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने प्रेम और अपने भाई के लिए रक्त संघनन विशेषज्ञ के साथ खूनी लड़ाई लड़ने का साहस दिखाया। ऐसा लगता था मानो वह मृत्यु को भी तुच्छ समझता हो। आखिर यह किस प्रकार का साहस था? लॉन चेन के इस प्रदर्शन ने अनिर्णायक महिलाओं के दिलों को झकझोर दिया था। जब तक लॉन चेन फूलों के जाल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, तब तक उसके आसपास की भीड़ तितर-बितर हो चुकी थी और चू याओ भी गायब हो गई थी। केवल मोटा यो और बाकी लोग ही बचे थे, जिन्होंने उसे ऊपर खींचने में मदद की। भाई लॉन, आप सचमुच मेरे आदर्श हैं, फैटी यू ने उत्साह से कहा। बाकी लोग भी लगभग वैसे ही थे। लॉन चेन के प्रदर्शन ने सबको चकित कर दिया था। वह मानो युद्ध के देवता का पुनर्जन्म था, जिसके कारण उसके मित्र उस पर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। लॉन चेन मुस्कुराया और चारों ओर देखा। उसने पाया कि महारानी, रईस, चांसलर, राजकुमार और ग्रैंड मास्टर युन क्यूई पहले ही जा चुके थे। यहाँ तक कि चू याओ भी नजर नहीं आ रही थी। भाई लॉन, अभी जब आपका अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी दौरान महारानी ने तीसरी राजकुमारी को बुलाया। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे लगता है कि तीसरी राजकुमारी का भविष्य अच्छा नहीं रहने वाला। शो हो थोड़ा घबराया हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में वे शाही परिवार के बारे में जल्दबाजी में चर्चा करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब लॉन चेन के प्रदर्शन ने उनकी आकांक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया था और वे अब उतना चिंतित नहीं थे। ग्रैंड शिया के राजकुमार शिया चानफेंग फीनिक्स फ्राई साम्राज्य में मुख्य रूप से तीसरी राजकुमारी को शादी का प्रस्ताव देने के उद्देश्य से आए थे। हालांकि अभी तक सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन कहा जाता था कि महारानी ने पहले ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। लालटेन उत्सव के दौरान तीसरी राजकुमारी द्वारा लॉन चेन के प्रति अपने स्नेह का सार्वजनिक रूप से इजहार करना महारानी और जिया चानफेंग के मुंह पर तमाचा मारने के बराबर था। स्वाभाविक रूप से महारानी नाराज हो गईं। इस बार सौभाग्य से उन्हें ग्रैंड मास्टर युन क्यूई का समर्थन प्राप्त था, लेकिन रसायन शास्त्री संघ के सदस्य होने के नाते उन्हें तटस्थ रुख अपनाना पड़ा। वे साम्राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, विशेषकर शाही परिवार के विवाह जैसे मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए शो हो और बाकी लोग घबराए हुए थे। ये सुनकर लॉन चेन को अपनी जीत से जो खुशी मिली थी, वह लगभग गायब हो गई। लेकिन फिर भी उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, वह चू याओ जैसी किसी को निराश नहीं कर सकता था। चौक में मौजूद अधिकांश लोग अब तक जा चुके थे और सजावट और कचरा साफ करने के लिए केवल कुछ ही सैनिक बचे थे। हुआन चांग का शव बहुत पहले ही वहां से ले जाया जा चुका था। चलो चलते हैं, बाद में इस बारे में और बात करेंगे। शी फैंग, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? शो हो के सहारे लॉन चेन किसी तरह खड़ा हो पाया। मैं ठीक हूँ, लॉन चेन। मैं शी फैंग को खुद पर शर्म आ रही थी। अगर वह न होता तो लॉन चेन को आज लड़ना न पड़ता और उसकी जान बाल नहीं बचती। भाइयों को एक दूसरे से बेवजह की बातें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम भाई हैं। तुम बस अपनी चोटों को ठीक करो और अपनी साधना शक्ति बढ़ाओ ताकि बाद में बदला ले सको। लॉन चेन ने हाथ हिलाया। बदला? क्या हुआन चांग की मौत नहीं हुई थी? फैटी यू थोड़ा हैरान था। लॉन चेन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। बाकी सब चौंक गए। आखिर वह क्या सोच रहा था? ठीक है, बस मुझे और शी फैंग को हमारे घर वापस पहुंचा दो। हमें थोड़ा आराम करना है। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थकान से मेरी हड्डियां भी टूट जाएंगी, लॉन चेन हंसते हुए बोला। बाकी लोग तुरंत लॉन चेन की मदद के लिए गए। सच तो यह है कि उसकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी। समस्या बस इतनी थी कि वह बहुत थका हुआ था और उसमें जरा भी ऊर्जा नहीं बची थी। वे धीरे-धीरे चौक से दूर चले गए। अंधेरे में एक आकृति धीरे-धीरे प्रकट हुई, जो लॉन चेन और उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने सच में नहीं सोचा था कि लॉन चेन इतना बदल गया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसे शुरू से ही छिपा रहा हो? वह व्यक्ति चौथा राजकुमार था। आज लॉन चेन का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से भी कहीं बेहतर था। अगर यह सच है, तो ये बच्चा वाकई बहुत गहरी योजना बनाता है। चौथे राजकुमार ने आह भरी। गुरुजी, क्या हमें उसे अंधेरे में मार देना चाहिए? चौथे राजकुमार के पीछे एक आकृति थी जो अंधेरे में छिपी हुई थी। अगर वह बोलता नहीं, तो दूसरों को उसका पता भी नहीं चलता। अभी जल्दबाजी न करें। हालांकि उसने आज मुझे चौंका दिया, लेकिन उसकी कमजोरियां भी सामने आ गईं। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक उसमें कमजोरियां हैं, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ अनचाही घटनाएं हुई, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। अगर हम इसका फायदा उठा सके, तो हमें यकीनन अकल्पनीय लाभ मिल सकता है। चौथे राजकुमार के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन लॉन चेन घर नहीं लौटा। इसके बजाय उसने शो हो को अपने घर पर यह संदेश भेजने के लिए कहा कि वह ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के साथ अध्ययन करने के लिए रसायन शास्त्री संघ में रह रहा है। आज बहुत कुछ हो चुका था और वह भी अपनी मां से इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। साथ ही उसकी मां उसके कई जख्मों को देखकर चिंतित हो जाती। लॉन चेन शी फैंग के घर गया। शी फैंग की केवल कुछ हड्डियां टूटी थी। जहां तक उसकी आंतरिक चोटों की बात है, लॉन चेन की दवा की गोली खाने के बाद वे ज्यादा गंभीर नहीं रह गई थी। टूटी हड्डियों को ठीक करने के लिए उसे बस कुछ दिनों के आराम की जरूरत थी। हालांकि इस बार शी फैंग को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उसे परिपक्व होने में जरूर मदद मिलेगी। विशेषज्ञों को अनुभव की जरूरत होती है। शी फैंग के पिता ने लॉन चेन के लिए एक शांत कमरा तैयार किया। जब वे वहां पहुंचे, तब तक लॉन चेन की ऊर्जा थोड़ी वापस आ चुकी थी। बाकी सबने अलविदा कहा। उसके बाद लॉन चेन ने धीरे से अपनी संग्रहण अंगूठी से एक जैक की बोतल निकाली, जिसके अंदर तीव्र कंपन हो रहा था। हे, मैं इसके लिए कल तक इंतजार नहीं कर सकती टिकराना। शिया चानफेंग ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटका, जिससे वह पूरी तरह चकनाचूर हो गई। अब उसके चेहरे पर बेहद दुर्भावना का भाव था और वह दांत पीस रहा था। लॉन चेन, अगर मैं तुम्हारे शरीर के 1000 टुकड़े नहीं कर देता, तो मैं शिया चानफेंग नहीं कहलाऊंगा।
लालटेन महोत्सव उनके लिए पूरी तरह से असफल रहा था। उन्होंने हुआन चांग के रूप में एक शक्तिशाली अधीनस्थ को खो दिया था, जिससे वे लगातार क्रोधित थे। यह उसकी योजना से बिल्कुल अलग निकला। वह न केवल लॉन चेन को मारने में असफल रहा, बल्कि उसने हुआन चांग को भी खो दिया और वेई कान को अपनी बहुमूल्य पशु ज्वाला सौंपनी पड़ी। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा विजेता वास्तव में लॉन चेन था। जिया चानफेन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसी कमरे में उसके साथ एक युवक भी था, जिसकी उम्र 20 के आसपास थी। मानो उसने जिया चानफेन के गुस्से को देखा ही न हो। वह आराम से एक कप चाय पीता हुआ एक तरफ बैठ गया। मेज तोड़ने के बाद जिया चानफेन का गुस्सा काफी हद तक निकल चुका था और वह धीरे-धीरे शांत हो गया। उसने आदरपूर्वक उस व्यक्ति से कहा, भाई लुओ, लॉन चेन बहुत ही दबंग है। मुझे उम्मीद है कि भाई लुओ मेरी कुछ नाराजगी दूर करने में मेरी मदद करेंगे। सफेद वस्त्रधारी उस व्यक्ति ने, जिसे भाई लुओ कहा जाता था, अपना प्याला हल्के से नीचे रखा और उदासीनता से कहा, चानफेन, तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। महज एक स्त्री ने तुम्हारा धैर्य भंग कर दिया। वह लॉन चेन तो बस एक चींटी है। तुम्हें याद रखना होगा कि हम इस बार फीनिक्स फ्राई क्यों आए हैं। अगर इतनी छोटी और तुच्छ बात से मुख्य घटना में देरी होती है, तो अपने दन से बचने की सोचना भी मत। समझे? ये कहने के बाद उनके चेहरे पर निराशा छा गई, जिससे पता चलता है कि वे जिया चानफेन के प्रदर्शन से कितने असंतुष्ट थे। यहाँ आने के अपने उद्देश्य को याद दिलाए जाने पर जिया चानफेन के माथे से पसीना बहने लगा। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई लुओ। चानफेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिया चानफेन ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। शिया चानफेन की माफी देखकर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस मामले को सुलझाने से पहले धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपको क्षणिक नुकसानों पर झगड़ा करना ही है? इसके अलावा हमने कई वर्षों तक तैयारी की है। अंत में वह तीसरी राजकुमारी आपकी ही होगी। सोचिए, उस नन्हे लॉन चेन को लंबे समय तक अथक परिश्रम करने के बाद भी अंत में असफल होते देखना, क्या ये सबसे सुखद नहीं होगा? शिया चानफेन की आंखें चमक उठी और उनका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। वास्तव में भाई लुओ की दूरदृष्टि ही इतनी गहरी है। मुझे शर्म आ रही है। तुमने अपनी प्राथमिकताएं गड़बड़ कर दी। वैसे सच कहूं तो चू याओ सचमुच देवी के समान सुंदर और मोहक है। चू याओ की कुंवारी अब तुम्हारी होगी, लेकिन उस सुंदर स्त्री को पाने के बाद क्या तुम अपने बड़े भाई को भी उसका स्वाद चखने दोगे? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने जिया चानफेन की ओर देखकर मुस्कुराया। शिया चानफेन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे छुपा लिया और बेपरवाह दिखने की पूरी कोशिश की। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, चानफेन को ऐसी खूबसूरत लड़की की परवाह नहीं है। मामला सुलझ जाए तो भाई लुओ को उसका हिस्सा जरूर मिलेगा। चानफेन, तुम्हें अंदर से कोई अस्वस्थता तो नहीं है? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी चाय का प्याला उठाया और उस पर फूंक मारी। ये कैसे संभव हो सकता है? भाई लुओ इसी संप्रदाय से हैं और यह छोटा भाई अभी भी भविष्य में भाई लुओ का मार्गदर्शन पाने की उम्मीद कर रहा है। जिया चानफेन ने जल्दबाजी में कहा। अच्छा, यही तो मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए। जो भी मिले उसे उदारता से स्वीकार करो, नहीं तो तुम कभी बड़े काम कैसे कर पाओगे। चिंता मत करो, अगर इस मामले को ठीक से सुलझा लिया जाए तो तुम निश्चित रूप से एक बाहरी शिष्य बन पाओगे। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद भाई लुओ। ये सुनकर जिया चानफेन बेहद प्रसन्न हुआ। उसके मन में जो उदासी थी वह धुएं की तरह गायब हो गई। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया, लेकिन आपको इसे अत्यंत सावधानी से संभालना होगा। अगर इसकी जरा सी भी भनक फैल गई तो न केवल सारे फायदे हाथ से निकल जाएंगे, बल्कि हमें जो सजा मिलेगी वह हम दोनों में से किसी के लिए भी सहन करने योग्य नहीं होगी। चिंता मत करो भाई लुओ, मैं इस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और इसे निश्चित रूप से ठीक से संभाल लूंगा। जिया चानफेन ने अपनी छाती थपथपाई। तो फिर यह अच्छी बात है। मेरी पहचान उजागर नहीं हो पाएगी, इसलिए आप मुझे अंत में ही बुला सकते हैं। योजना पर तेजी से आगे बढ़ें और सब कुछ जल्द से जल्द व्यवस्थित कर लें। आप जितनी कम हलचल करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और बेहतर होगा कि इसे बिना किसी खून खराबे के निपटा दिया जाए। हमारी योजना का अधिकांश हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है। पूरा फीनिक्स फ्राई साम्राज्य लगभग हमारे नियंत्रण में है। बस एक बड़ी समस्या है, सीमा दमन मार्क्विस लॉन तियानशियाओ। वह अभी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है और बलिया समझाने बुझाने से भी नहीं मान रहा। ये वाकई सिरदर्द है। वह साम्राज्य की लगभग 1/3 सेनाओं को नियंत्रित करता है, और अगर हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो इसका असर हमारी योजना पर पड़ सकता है। शिया चानफेन ने कहा। लॉन तियानशियाओ, लॉन चेन, उनका आपस में क्या रिश्ता है? वे बाप बेटे हैं। बेवकूफ, वो सीमा दमन मार्क्विस का बेटा है, तो उसे एक तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करो। एक ऐसा तुरुप का पत्ता जो सीमा दमन मार्क्विस को नियंत्रित करता है। और तुम सचमुच उसे मारना चाहते थे? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक क्रोधित हो गया। शिया चानफेन असमंजस में था। वह ये भी जानता था कि लॉन चेन उनके लिए एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, लेकिन वह चू याओ के साथ लॉन चेन की इश्कबाजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुमने तो लगभग सब कुछ बिगाड़ ही दिया था। अभी लॉन चेन को हाथ मत लगाओ। जाओ और उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी मेरे लिए जुटाओ। हाँ, शिया चानफेन चला गया। उसके जाते ही सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, कितना मूर्ख है। जब लॉन चेन रसायन शास्त्री संघ में पहुंचा तो वे सभी रसायन शास्त्री जो पहले उससे अपरिचित थे, उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। कल लॉन चेन द्वारा प्रदर्शित रसायन शास्त्र की कला राजधानी में सर्वविदित हो चुकी थी। प्रतिद्वंद्वी द्वारा लगभग धोखाधड़ी करने के बावजूद लॉन चेन ने पूर्ण विजय प्राप्त की और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जब वह मात्र 16 वर्ष का था तभी उसने औषधि बनाने के प्रशिक्षु का पद प्राप्त कर लिया था, और अब वह वास्तव में औषधि बनाने में निपुण हो चुका था। उसका भविष्य असीमित था। भले ही वे उसका विश्वास जीतने में सफल न हो, फिर भी वे उस पर कोई बुरी छाप नहीं छोड़ सकते थे। लॉन चेन को अपनी अचानक हुई तरक्की की आदत अभी भी थोड़ी नहीं पड़ी थी। कुछ पूछताछ करने पर उसे पता चला कि युंग क्यूई इस समय अपने कमरे में है, और वह सीधे वहीं चला गया। प्रवेश करना। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने वाला था, युंग क्यूई की बूढ़ी आवाज सुनाई दी। अंदर प्रवेश करते ही उसने युंग ची को पद्मासन में बैठे देखा। उसके सामने पानी का एक कटोरा रखा था, लेकिन पानी स्याही की तरह काला था और उससे मछली जैसी गंध आ रही थी। वे कान की इन्फियन पाम तकनीक पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई है, लेकिन यह एक विधर्मी तकनीक है और महान तकनीक नहीं बन सकती। युंग ची ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से काले पानी के कटोरे की ओर देखा। ग्रैंड मास्टर, क्या आपका हाथ ठीक है? उस दिन युंग क्यूई को वे कान की हथेली का वार झेलना पड़ा था, और उस हथेली में yin दानव का जहर था। रात भर काम करने के बाद अब सब ठीक है, युंग क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरी रात लग गई। लॉन चेन चौंक गया। ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई के पास अपार कौशल और शक्ति थी। अपनी शक्तिशाली पिल फ्लेम के साथ भी उसे शुद्ध करने में उन्हें पूरी रात लग गई। आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। वे कान की इन्फियन पाम अत्यंत भयावह है और पिल फ्लेम के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। हालांकि विष को शुद्ध करने में एक रात लगी, वे कान को उस स्तर की विषाक्तता को पुनः प्राप्त करने में पूरा 1 महीना लगेगा, और इसलिए मैंने कहा था कि यह एक विधर्मी तकनीक है जो महान तकनीक नहीं बन सकती। ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई ने समझाया। अब जाकर लॉन चेन को एहसास हुआ कि वे कान की पिल फ्लेम में अन्य पिल मास्टर्स की तुलना में शायद सीमित दक्षता थी, इसलिए उसने इन्फियन पाम जैसी एक भयावह विषैली युद्ध कला का विकास किया था, जिसका उपयोग वह अन्य पिल मास्टर्स को नियंत्रित करने के लिए करता था। उसके जैसे औषधि विशेषज्ञ का अपने शरीर की ज्वाला पर ध्यान केंद्रित न करके विषैली हथेली का अभ्यास करना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। तुम्हारे घाव भर गए। ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। हे, इस बच्चे की चमड़ी तो सख्त है और मांस भी मोटा है। बस एक रात आराम कर लूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। लॉन चेन हंसते हुए बोला। ग्रैंड मास्टर युंग ची ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और आह भरते हुए कहा, शुरू में तो मेरी यही उम्मीद थी कि तुम पूरी तरह से औषधियों पर ध्यान केंद्रित करोगे।
तुम्हारी आध्यात्मिक प्रतिभा के बल पर तुम औषधियों के मार्ग पर मुझसे भी कहीं आगे बढ़ जाओगे। लेकिन कल की लड़ाई के बाद मेरा विचार बदल गया है। अपने से उच्च स्तर के योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखने वाला मार्शल आर्ट का धुरंधर बहुत दुर्लभ है। ये तो वाकई एक उलझन है। हे, चिंता मत करो गुरुजी, मैं दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं छोड़ूंगा। लॉन चेन सचमुच सच कह रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट उनकी रसायन विद्या की उपलब्धियों से पूरित थी। रसायन विद्या के बिना वे अपने फेंग फू स्टार को संघनित भी नहीं कर पाते, साधना करना तो दूर की बात है। दूसरे, तीसरे और इसी तरह के अन्य सितारों को संघनित करने के लिए औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि सबसे सरल फेंग फू स्टार को भी अनगिनत औषधीय गोलियों की खपत हो चुकी थी। उनकी यादों के अनुसार प्रत्येक अगले तारे के संघनन के लिए पिछले तारे की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसी संख्या थी जिसकी गणना करना सरासर असंभव था। हालांकि उसे सटीक संख्या का पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अपने फेंग फू स्टार को संघनित करने के लिए उसने सैकड़ों औषधीय गोलियां खाई थी। लेकिन कीमत भले ही ज्यादा थी, पर फायदे भी उतने ही ज्यादा थे। वरना उसके जैसे निकम्मे, जिसके पास स्पिरिट रूट तक नहीं था, अलग पहचान बनाने का सपना भी नहीं देख सकता था, अलग अलग लोगों में युद्ध करना तो दूर की बात है। दोहरी गोली से मार्शल साधना करना पूरी तरह से अनसुना नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसके लाभ हानि के बराबर नहीं होते। दो मार्गों पर ध्यान केंद्रित करने से दुगनी मेहनत के बदले आधा लाभ मिलता है। इतिहास में दोहरी गोली से मार्शल साधना करने वालों ने अपना समय व्यर्थ ही व्यतीत किया और अंत में कुछ भी हासिल नहीं किया, जिससे उन्हें अपने अंतिम दिनों में पछतावा हुआ। युंग ची ने सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई गलत नहीं थे। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आप अपना 100% प्रयास केंद्रित नहीं करेंगे तो अंततः आपका जीवन साधारण ही रहेगा। दो गोलियों से मार्शल कला साधना करने में आपका समय और ऊर्जा बच जाती है। अनगिनत लोगों ने आने वाली पीढ़ियों को कड़वे सबक दिए हैं, ये कहते हुए कि यह एक असफल मार्ग था जिससे वे वापस नहीं लौट सकते थे। लेकिन लॉन चेन ने औषधि मार्ग और मार्शल आर्ट मार्ग दोनों में ही असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उनकी प्रतिभा वाकई चौंकाने वाली थी, और यहाँ तक कि औषधि गुरु युंग क्यूई को भी नहीं लगता था कि लॉन चेन को मार्शल आर्ट मार्ग छोड़ देना चाहिए। यदि आप औषधि साधना का विकल्प चुनते हैं तो आपकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगी और आप युद्ध कौशल के केवल एक गुण का ही उपयोग कर पाएंगे। हालांकि उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन अगर उनका सामना जल गुण वाली युद्ध कौशल से लैस किसी व्यक्ति से होता तो वे मूल रूप से केवल भाग सकते थे। लेकिन फिर मास्टर्स बेहद सम्मानित थे, तो वे दूसरों से युद्ध क्यों करेंगे? बाकी सभी उनसे मदद पाना चाहते थे, तो भला कौन उन्हें नाराज करेगा? हालांकि औषधि विशेषज्ञों के पास कोई असाधारण युद्ध शक्ति नहीं थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक औषधि विशेषज्ञ को बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त था। सभी संप्रदायों को औषधि उत्पादकों के साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता थी ताकि वे अपनी जरूरत की औषधियां प्राप्त कर सकें। यदि कोई औषधि उत्पादक बाहर चला जाता है, भले ही वह केवल एक औषधि प्रशिक्षु ही क्यों न हो, तो उस व्यक्ति के लिए अनगिनत शक्तियां आपस में लड़ेंगी। इसलिए ग्रैंड मास्टर युंग ची ने कहा था कि ये तो पूरी तरह गड़बड़ है। लेकिन लॉन चेन को जरा भी हैरानी नहीं हुई, उसने तो दोनों तरफ आगे बढ़ने की योजना पहले ही बना ली थी। मैं आज ग्रैंड मास्टर को कल की उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। लॉन चेन वास्तव में उनकी सहायता और समर्थन के लिए बहुत आभारी थे। हाँ, ये तो बस एक छोटी सी बात है। तुमने कल मुझे काफी गुस्सा निकालने का मौका भी दिया था, इसलिए मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई हंसे और लॉन चेन को एक प्रार्थना की चटाई दी। उसे उस पर बिठाते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि वे कांद और मैं एक दूसरे के लिए आग और पानी की तरह क्यों हैं? लॉन चेन ने अपने हाथ में मौजूद जैक की बोतल का निरीक्षण किया। उसके अंदर तरल पदार्थ का एक गोला था, फिर भी उसे अत्यधिक गर्मी निकल रही थी। वह जानता था कि गर्म तरल का ये गोला ही दानव ज्वाला है। यही एक जादुई दानव की ज्वाला का सार था। बीस्ट फ्लेम अत्यंत मूल्यवान थी। एक बीस्ट फ्लेम एक मैजिकल बीस्ट के जीवन के बराबर थी, और केवल द्वितीय श्रेणी या उससे उच्च श्रेणी के मैजिकल बीस्ट ही बीस्ट फ्लेम को पोषित करने की क्षमता रखते थे। लॉन चेन ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके उस ज्वाला का परीक्षण किया। उसके भीतर ज्वाला का तत्व अत्यंत सघन था, और लॉन चेन की स्मृतियों के अनुसार ये ज्वाला संभवतः द्वितीय श्रेणी की किसी उच्च कोटि के जादुई प्राणी की थी। इसीलिए वेकान का चेहरा ज्वाला सौंपते समय इतना विकृत होना स्वाभाविक था। उसकी अग्नि ज्वाला फैल गई और उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसने जैक की बोतल खोली और पशु ज्वाला सार के गोले को निगल लिया। धमाका! जब लॉन चेन ने इसे निगल लिया तो तरल के गोले के रूप में इसका मूल स्वरूप बदल गया। ये खरगोश की तरह शांत स्वभाव से एक हिंसक जानवर में बदल गया। एक दैत्य ज्वाला किसी जादुई जीव का जीवन सार थी। इसमें उस जादुई जीव का उग्र स्वभाव समाहित था, और किसी सामान्य औषधि साधक के लिए उसे आत्मसमर्पण करने के लिए विक्षिप्त इच्छा शक्ति को कुचलने में बहुत समय लगता था। जब वह बेकाबू इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती थी, तभी आप अपनी पिन फ्लेम का उपयोग करके बीस्ट फ्लेम के साथ जुड़ सकते थे और धीरे धीरे उसके प्रतिरोध को कम कर सकते थे, उसे धीरे धीरे एक एक कदम करके परिष्कृत कर सकते थे। लेकिन लॉन चेन पहले जैसा नहीं था। आज की लड़ाई ने उसे जीत हासिल करने के लिए अपने सारे गुप्त दांव पेच उजागर करने पर मजबूर कर दिया था। उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ और भी शक्तिशाली दांव पेचों की जरूरत थी। शिया चानफेन ने अपना सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट खो दिया था, और वेकान ने अपनी पशु ज्वाला खो दी थी। वे इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। शाही राजधानी में लॉन चेन जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था, वह ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई थे, लेकिन किमियागर संघ के अध्यक्ष के रूप में वह साम्राज्य के संघर्षों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। जब तक लॉन चेन पूरी तरह से गिल्ड के प्रति समर्पित होकर साम्राज्य के मामलों में दखल देना बंद नहीं कर देता, तब तक युंग क्यूई कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इतने सालों तक दमन झेलने के बाद लॉन चेन भला उस खलनायक के बारे में पता लगाने की कोशिश कैसे छोड़ सकता है जिसने इतने लंबे समय तक उसे सताया था? और वह भला चू याओ को कैसे छोड़ सकता था? चू याओ ने भी ऐसे कड़वे अनुभवों का सामना किया था जिससे उसे अपनी परेशानियों की याद आ गई। क्या वही व्यक्ति जिसने चुपके से चू याओ के खिलाफ साजिश रची थी वही था जिसने उसकी आत्मा की जड़ चुराई थी? सब कुछ स्पष्ट होने से पहले लॉन चेन न तो उसे और न ही अपनी दुश्मनी छोड़ सकता था। वह इस घृणा को यूं ही निगल नहीं सकता था, इसलिए उसके पास समय बहुत कम था और उसे पशु ज्वाला को परिष्कृत करने के लिए सबसे हिंसक और सीधे तरीके का ही सहारा लेना पड़ रहा था। धमाका! लॉन चेन के शरीर के भीतर से एक और विस्फोट हुआ। जैसे ही पशु ज्वाला उसके पेट में प्रवेश कर गई, वह एक भयंकर तेंदुए के सिर के आकार में परिवर्तित हो गई जो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। अत्यधिक उच्च तापमान ने लॉन चेन को लगभग झुलसा ही दिया था। जब पशु ज्वालाओं को निकाला जाता है तो उन्हें दबाया नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से वे कमजोर हो जाएंगी, जिससे उनकी गुणवत्ता में गिरावट आएगी। लॉन चेन अब एक तरह से द्वितीय श्रेणी की चरम जादुई पशु ज्वाला की भीषण गर्मी का सामना कर रहा था। उस प्रचंड ऊर्जा के कारण लॉन चेन के मुंह से खून निकल आया। खून थूकते ही भाप बनकर उड़ गया। लॉन चेन का शरीर जलते हुए चूल्हे में तब्दील हो चुका था। एक छोटा सा द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर भी मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है। लॉन चेन ने जोर से सांस ली और उसका फेंग फू स्टार सक्रिय हो गया। 7 चक्रवात तेजी से घूमने लगे और उसकी पूरी ज्वाला ऊर्जा एक विशाल जाल की तरह थी जिसने बलपूर्वक पशु ज्वाला के गोले को घेर लिया। वह राक्षसी ज्वाला अब अपनी सबसे हिंसक अवस्था में प्रवेश कर गई, लेकिन फेंग फू स्टार और 7 बड़े चक्रवातों के समर्थन से लॉन चेन की पिन फ्लेम अंततः अतुलनीय रूप से दृढ़ और शक्तिशाली बन गई। शुरुआत में वह प्रचंड ज्वाला इधर उधर भागने में सक्षम थी, लेकिन कुछ ही सांसों में वह एक बंदी जानवर की तरह हो गई और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह बेकार हो गई। अंततः उस भयंकर ज्वाला के गोले को अब और कोई ऊर्जा सहारा नहीं दे रही थी। लॉन चेन के पूरे प्रयास से उसकी उग्र आभा धीरे धीरे क्षीण हो गई और वह धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि लॉन चेन को इस परिणाम का पहले से ही अनुमान था, फिर भी उसने राहत की सांस ली। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे।
इस समय उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका व्यक्तित्व दो भागों में बंट गया हो। उसका एक हिस्सा इस भयानक ज्वाला के प्रति घृणा से भरा था, दूसरा हिस्सा इसके लिए बेसब्री से उत्सुक था। एक हिस्सा खुश था, जबकि दूसरा तिरस्कार से ग्रस्त था। लॉन चेन कड़वाहट से हंसा। वह जानता था कि वह एक पिल सॉवरेन की आत्मा के साथ जुड़ गया है और स्वाभाविक रूप से वह पिल सॉवरेन ऐसी पशु ज्वाला को नीचा समझता होगा। लेकिन उसे इसकी सख्त जरूरत थी। ये भयानक ज्वाला उसकी नशे की राह का पहला कदम था। लॉन चेन के निरंतर अभ्यास से पशु ज्वाला धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो गई, मानो पानी की गेंद हो। पुनर्तः शुद्ध होने के कारण उसका उग्र स्वभाव पूरी तरह से शांत हो गया था। एक साधारण औषधि साधक की पहली ज्वाला वास्तव में डेंटियन की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके विशिष्ट मार्गों का अनुसरण करने और उच्च तापमान के रूप में बाहर निकलने से उत्पन्न हुई थी। ऐसी ज्वाला वास्तव में एक प्रकार की गर्म गैस थी। केवल वही लोग जो इस गैस को उत्पन्न कर सकते थे, उनमें ही औषधि उत्पादक बनने की क्षमता थी। 1000 में से एक से भी कम लोग ऐसा कर सकते थे, इसलिए पिल कल्टीवेटर बेहद दुर्लभ थे। लेकिन कुछ लोगों के पास एक विशेष दांतियान होता था जिसमें पहले से ही ज्वाला ऊर्जा का अंश मौजूद होता था। प्रशिक्षण के माध्यम से इसे पिल फ्लेम में संघनित किया जा सकता था। यही असली पिल फ्लेम थी। लेकिन ऐसे लोग 1000 में एक नहीं, बल्कि 10 लाख में एक से भी कम थे। इसलिए औषधि साधकों में से अधिकांश लॉन चेन जैसे थे और उनके आगे बढ़ने के लिए शुरुआत में एक पशु ज्वाला को परिष्कृत करना आवश्यक था। फिर भी पशु ज्वालाएं अत्यंत मूल्यवान थीं और उन्हें केवल सोने के सिक्कों से नहीं मापा जा सकता था। शायद फीनिक्स क्राई में केवल यूनक्यूई के पास ही पशु ज्वाला थी। धीरे धीरे अपनी ज्वालाओं को वापस अपने शरीर में समेटते हुए लॉन चेन ने अपने शरीर में अब शांत हो चुके पशु ज्वाला के गोले का निरीक्षण किया और खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से रोक नहीं पाया। जब अधिकांश औषधि साधक पशु ज्वाला को परिष्कृत करना समाप्त कर लेते थे, तो वे इसे अपने दांतियान में विलीन होने देते थे और पशु ज्वाला को अपने एकमात्र साधना मार्ग के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन लॉन चेन ऐसा नहीं कर सका। एक तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत उसके डेंटियन में नहीं बल्कि उसके फेंगफू स्टार में था। इसके अलावा उन्होंने 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट में साधना की और ये तकनीक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली थी। इसकी बदौलत वे अपने से कई स्तर ऊपर के लोगों से भी लड़ सकते थे। उनके लिए इसे छोड़कर केवल औषधि साधना करना असंभव था। मुझे मिल गया। लॉन चेन को अचानक एक विचार आया और उसने पशु ज्वाला को अपने डेंटियन में स्थापित कर लिया और 7 चक्रवातों का उपयोग करके धीरे धीरे उसे घेर लिया। चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने एक बेहद साहसिक परीक्षण शुरू किया। उसने अपने चक्रवातों का उपयोग करके धीरे धीरे उस भयानक ज्वाला को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उस भयानक ज्वाला में अवशोषण का कोई प्रतिरोध नहीं था। लॉन चेन के आदेशों का पालन करते हुए वो उसके शरीर के चारों ओर की नसों में विलीन हो गई। ये ज्वाला का विलय था, दैत्य ज्वाला को विलीन करना और उसे पूरे शरीर में प्रवाहित करना। दैत्य ज्वाला से परिचित होने और उस पर अधिक नियंत्रण पाने का यही उसके लिए सर्वोत्तम तरीका था। क्योंकि ये पहले से ही पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका था, इसलिए ये प्रक्रिया अत्यंत सहजता से संपन्न हुई। देखते ही देखते वह भयानक ज्वाला उसकी नसों में फैल गई। उसने ये तरीका पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ तक कि उसकी पिल सॉवरेन से जुड़ी यादों में भी ऐसी कोई बात दर्ज नहीं थी। अपनी नसों में व्याप्त राक्षसी ज्वाला को विलीन करने के बाद लॉन चेन ये देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ कि उसकी नसें वास्तव में थोड़ी चौड़ी हो गई थी। उस अतिरिक्त चौड़ाई को कम करके नहीं आंका जा सकता था। प्रत्येक नाड़ी एक नहर की तरह थी। नहर जितनी चौड़ी होती, युद्ध के दौरान वह उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण कर सकती थी, जिसे आप अधिक शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते थे। डांटियन को एक झील के समान माना जा सकता है, जबकि मेरिडियन उसकी नहरें होती हैं। युद्ध के दौरान झील के पानी को नहरों के माध्यम से प्रवाहित करना होता है और फिर उन्हें वापस एक जगह मिलाना होता है। इसी कारण से युद्ध कौशल इतने विस्फोटक हो सकते थे। लेकिन युद्ध कौशल जितना शक्तिशाली होगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि नलिकाओं की क्षमता अपर्याप्त हो, तो वे फट जाएंगी। दुश्मन को नुकसान पहुंचाए बिना ही आपकी नसें टूट जाएंगी। यही कारण था कि विधि पता चलने के बावजूद भी वह स्प्लिट द हेवंस का उपयोग नहीं कर पा रहा था। असल में उसकी नाड़ी रेखाएं पर्याप्त चौड़ी नहीं थी। आज की परीक्षा ने उसे उत्साह से उछलने पर मजबूर कर दिया। अब वह अपनी नसों का इस्तेमाल करके राक्षसी ज्वाला को पोषित करता था और ये दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक थे। जैसे जैसे वह साधना करता गया और बलवान होता गया, उसकी नाड़ियां पशु ज्वाला के कारण लगातार चौड़ी होती गईं। इस बार लॉन चेन को वाकई लाभ हुआ। यद्यपि दांतियान में पशु ज्वाला लाने वाले अन्य औषधि साधक तेजी से साधना कर सकते थे, लेकिन यह व्यापक नाड़ियों के लाभ की तुलना में कुछ भी नहीं था। ठीक है, मुझे अभी भी देखना है कि यह सब अच्छा है या बुरा। एक गहरी सांस लेते हुए और मन ही मन प्रार्थना करते हुए उसने धीरे धीरे उस पशु ज्वाला को, जो उसकी नसों में विलीन हो गई थी, वापस अपने दांतियन में एकत्रित कर लिया। उसकी हथेली के बीचों बीच एक लौ प्रकट हुई। उसका रंग हल्का लाल था और प्रकट होते ही उसने अपने आसपास की हवा को घुमा दिया। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। शुद्धिकरण के मात्र से ही इसमें इतनी शक्ति थी। ये सचमुच एक शक्तिशाली ज्वाला कहलाने योग्य थी। यह उसकी मूल ज्वाला से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने अपने दांत भींचे और धीरे धीरे अपने फेंगफू स्टार से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक छोटी सी धारा को अपने चक्रवातों में प्रवाहित किया। धीरे धीरे घूम रहे चक्रवात तुरंत बड़े हो गए और तेजी से घूमने लगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये काम करेगा। लॉन चेन अपने हाथ में जलती लौ को चिंता से देख रहा था। वह इस प्रयोग को लेकर बेहद घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने इसे अंजाम देने का फैसला किया। उसने उन 7 चक्रवातों की ऊर्जा को उस ज्वाला के गोले में भेज दिया जिसे उसने संघनित किया था। लॉन चेन को लगा जैसे उसका शरीर फटने ही वाला हो। उसके हाथ में जो ज्वाला पहले 1 फुट लंबी थी, वह तुरंत 10 फुट लंबी हो गई। बकवास। घबराकर लॉन चेन ने जल्दी से लो वापस ले ली। उसकी पिल फ्लेम के उस विस्फोट ने तुरंत छत को झुलसा दिया। उसने हाथ फड़फड़ाकर हवा का एक झोंका पैदा किया जिससे आग बुझ गई। लेकिन आग बुझने के साथ ही पूरी छत उड़ गई। ऊपर आसमान के 360 डिग्री के मनोरम दृश्य को देखते हुए लॉन चेन को रोने का मन हुआ। दोस्त के घर आते ही उसने घर को जला तो नहीं दिया, लेकिन उसे तहस नहस कर दिया। यह अच्छा नहीं हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, कदमों की आहट सुनाई दी और शी परिवार के सभी लोग घबरा गए। शोरगुल से तो बहरा व्यक्ति भी जाग जाता। लॉन चेन के शर्मिंदा चेहरे को देखकर शी फैन के पिता ने अपना आश्चर्य छुपाया और मुस्कुरा दिए। उनसे कुछ कहे बिना उन्होंने किसी को उनके लिए एक नया कमरा तैयार करने का आदेश दिया। लॉन चेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन शी फैन के पिता ने बस उसके कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, तुम और शी फैन भाई हो, इसलिए इस जगह को अपने घर की तरह समझो। उसके लिए एक नया कमरा मिलने के बाद लॉन चेन ने किसी भी ऐसी चीज के साथ प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की जिसे वह समझता नहीं था। बिस्तर पर बैठकर उसने अपने चक्रवातों का उपयोग करके दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया और उसे अपने फेंगफू स्टार में भेज दिया। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही लॉन चेन के शरीर से अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज निकली। लॉन चेन ने धीरे धीरे खुशी से अपनी आंखें खोली। हुआन चांग के साथ युद्ध के बाद अगली बाधा दूर हो गई थी, जिससे अब वह क्यूई संगठन के 8वें स्वर्ग स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो गया था। उसने नाश्ता किया और शी फैन की जांच की। उसने देखा कि शी फैन को कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं हुआ है और उसके लिए 2 दवा की गोलियां छोड़ दी। इसके बाद लॉन चेन शी के घर से निकलकर सीधे रसायन शास्त्रियों के संग में चला गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कांद और मैं आग और पानी की तरह क्यों हैं? लॉन चेन चौंक गया। वह वास्तव में ये जानना चाहता था, लेकिन ऐसी बात पूछना शर्मनाक था। लेकिन अब जब यूनची ने इसका जिक्र किया, तो स्वाभाविक रूप से उसकी जिज्ञासा जाग उठी। यूनची ने उसे एक कहानी सुनाना शुरू किया। इससे लॉन चेन को पता चला कि यूनची और वेई कान वास्तव में सहपाठी थे। उनके गुरु ने अपने जीवनकाल में 3 शिष्यों को प्रशिक्षित किया था। यूनक्यूई और वेई कान के अलावा एक तीसरी महिला शिष्या भी थी।
वह यून क्यूई की पत्नी थी, वही महिला जिसका चित्र उसने लॉन चेन को दिखाया था और जो बिल्कुल जिया बाइची जैसी दिखती थी। उनके गुरु एक एकांत प्रिय विशेषज्ञ थे और अपने अंतिम वर्षों में ही उन्होंने 3 शिष्यों को लिया और अपनी परिष्करण तकनीकें उन्हें सिखाई। वे तीनों दवाइयां बनाने में बेहद प्रतिभाशाली थे, विशेषकर यूनची। वह तीनों में सर्वश्रेष्ठ था और उनके गुरु ने उसे सिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है, विशेषकर वे कान के लिए जो साधारण पृष्ठभूमि से आया था। वह अपने गुरु द्वारा यून क्यूई के प्रति किए गए पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बेहद दुखी और निराश था। उसने हमेशा अपनी उन भावनाओं को दबाकर रखा था और कभी उन्हें जाहिर नहीं किया था, जब तक कि आखिरकार एक दिन ऐसा नहीं आया जब उनके गुरु बहुत वृद्ध हो गए और उनका जीवन समाप्त होने वाला था। उन्होंने यूनची को अपने पास बुलाया और उसे एक पट्टिका दी। हाँ, वे कान के साथ मेरी सारी दुश्मनी इसी टैबलेट से शुरू हुई थी। ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने आह भरी और उनके हाथ में एक कांसे की शिला प्रकट हुई। उस शिला के प्रकट होते ही पूरा कमरा गर्म हो गया। शिलापत्र पर एक नाजुक गोली रखने का पात्र उकेरा गया था, जिसमें से हजारों प्रकाश किरणें निकल रही थी, जो देखने में अत्यंत सजीव प्रतीत हो रही थी। दूसरी तरफ एक मनोरम दृश्य था, उसमें पहाड़ और पानी थे और उनके बीच एक घाटी थी। उसके चारों ओर अमर ऊर्जा धुंधली सी फैली हुई थी और उसे देखते ही लॉन चेन का मन बहुत उज्जवल हो गया। यही वह चीज है जो मेरे गुरु ने मेरे लिए छोड़ी थी। इसी वजह से हम साथी प्रशिक्षुओं में झगड़ा हो गया और मेरी प्यारी पत्नी भी इसमें फंस गई और उसकी मृत्यु हो गई। यून क्यूई ने जटिल भावों के साथ टैबलेट को रगड़ा। उसके चेहरे पर पछतावे और शोक दोनों के भाव थे। लॉन चेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार यून क्यूई ने अपनी भावनाओं को एक तरफ रख दिया और बात जारी रखी। असल में उनके गुरु ने इसे चुपके से यूनची को दे दिया था और केवल उन दोनों को ही इसके बारे में पता था। लेकिन किसी तरह वेई कान को इसके अस्तित्व का पता चल गया और उसने यूनची से इसे मानना शुरू कर दिया। वेई कान के हर तरह के आग्रह के बावजूद यूनची ने इनकार कर दिया। ये देखकर कि उसके प्रयास विफल हो गए और वह यूनची का मुकाबला नहीं कर सकता था, वेई कान ने अंततः अपनी छोटी शिष्या बहन की ओर क्रूर चाल चली। उनकी छोटी प्रशिक्षु बहन ने पहले ही गुप्त रूप से यून क्यूई के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर दिया था और वेई कान ने उसके इर्द-गिर्द एक साजिश रची थी, जिसमें यून क्यूई से पैसे ऐंठने के लिए उसके जीवन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उनकी आमतौर पर सौम्य स्वभाव वाली कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन वास्तव में भीतर से बेहद दृढ़ और ईमानदार थी। उसने यूनची को नीचा दिखाने के बजाय खुद को मार डाला। इससे वेई कान घबरा गया। यूनची का घातक इरादा भड़क उठा, जिससे आकाश कांप उठा। वह अपनी छोटी शिष्या की हत्या का बदला लेने के लिए वेई कान के 1000 टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हालांकि गोलियां बनाने के मामले में वेई कान यून क्यूई से काफी कमजोर था, लेकिन युद्ध क्षमता के मामले में वह उससे केवल थोड़ा ही कमजोर था। ये जानते हुए कि वह यूनची को हरा नहीं सकता, वेई कान भाग गया था। यूनची ने हजारों मील तक उसका पीछा किया, लेकिन वेई कान अंत में बच निकला। अगले 30 वर्षों तक यूनची ने वेई कान के बारे में जानकारी जुटाना कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपनी छोटी शिष्या बहन का बदला लेना चाहता था। लेकिन वेई कान बेहद चालाक था और उसने कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की। उसने तो यहाँ तक कि कभी-कभी विशेषज्ञों को यूनची को मारने के लिए भेजा और इस दौरान यूनची पर कई बार हमला हुआ और वह लगभग मरते-मरते बचा। अंततः यूनची अपने गुस्से से बाहर आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह न केवल अपना बदला लेने में असमर्थ होगा, बल्कि अपनी जान भी गंवा देगा। अपनी शक्तिशाली औषधि निर्माण कला का उपयोग करके वह कीमियागर संघ में प्रवेश कर गया और संघ का अध्यक्ष बन गया, जिससे उसने अस्थायी रूप से अपने प्रतिशोध को स्थगित कर दिया। लेकिन महज कुछ साल पहले वेई कान फिर से प्रकट हुए थे और वे एक रसायनज्ञ संघ के अध्यक्ष भी बन गए थे। हालांकि 30 साल से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन वह नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी और उन दोनों के बीच कई बार लड़ाई हुई थी। वेई कान ने इन वर्षों में यिन फियन पॉइजन पाम की कला को निपुणता से विकसित किया था। उनकी लड़ाइयों में यून क्यूई हमेशा थोड़ा आगे रहता था, लेकिन वह उसे कभी भी समाप्त नहीं कर पाता था, इसलिए वेई कान हमेशा भागने में सफल हो जाता था। पिछले 2 वर्षों में उनके बीच लड़ाइयों की संख्या कम हो गई थी। इसका कारण ये था कि दोनों को एक दूसरे की सारी कमजोरियां पता चल चुकी थी, इसलिए ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक उन्हें एक ही बार में दूसरे को खत्म करने का कोई तरीका न मिल जाए, तब तक कोई भी दोबारा लड़ाई नहीं करना चाहता था। क्या आप इस पट्टिका के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि हम साथी शिष्य इसके लिए इस तरह लड़ रहे हैं? यहाँ तक वर्णन करने के बाद ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने अचानक एक प्रश्न पूछा। लॉन चेन ने सिर हिलाया। वह सचमुच उत्सुक था। आखिर इस टैबलेट के पीछे क्या वजह थी कि वेई कान इतना पागल हो गया? ग्रैंड मास्टर यून क्यूई के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वेई कान को तो पता भी नहीं कि यह क्या है। उसने पहले सोचा था कि गुरुजी पक्षपाती हो गए हैं और उन्होंने मुझे कोई गुप्त कला दे दी है, लेकिन असल में ये तो बस एक साधारण सी गोली है, एक मामूली गोली। लॉन चेन चौंक गया। महज एक गोली के लिए उसने अपने एक साथी शिष्य की मौत का कारण बना दिया। हाँ, यह एक साधारण सी गोली है, इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उस समय गुरुजी ने मुझे इसकी देखभाल करने का आदेश दिया था, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। असल में मैं वेई कान की चापलूसी को अनदेखा नहीं कर पा रहा था और उसे यह गोली सौंपने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसने अपनी दुष्ट इच्छाधारी बहन की ओर हाथ बढ़ाया। उसके भीतर क्रोध और हत्या का भाव उमड़ पड़ा। उसी समय लॉन चेन ने उसके चेहरे पर पछतावा और आत्मदोष देखा। एक बेकार से इंसान के लिए उसने अपने प्रेमी को फंसा दिया था। अगर लॉन चेन के साथ ऐसा होता तो वह शायद पागल हो जाता। यह गोली दरअसल अध्ययन का प्रमाण है। यून क्यूई ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अध्ययन का प्रमाण? लॉन चेन असमंजस में पड़ गया। जी हाँ, ये पवित्र औषधि निर्माण स्थल औषधि घाटी से प्राप्त अध्ययन का प्रमाण है। औषधि घाटी के बारे में अभी इसके बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपको बस इतना जानना है कि औषधि निर्माण की दुनिया में इसे सर्वोच्च और सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस जैसे असभ्य स्थान में इसके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने इसे कई वर्षों तक अपने पास रखा है। अब मैं इसे आपको देता हूँ। उसने वह पट्टिका लॉन चेन को सौंप दी। गुरुजी, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। यह आपको आपके गुरु ने दिया है और यह छोटा बच्चा इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। लॉन चेन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। यह मेरे लिए नहीं छोड़ा गया था। गुरुजी चाहते थे कि मैं इसे किसी और को दे दूं। मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी शायद ये तुम्हारे किसी काम का न हो। यून क्यूई ने हल्की सी मुस्कान दी। क्या इस गोली को भाग्य की ओर कदम बढ़ाने का एक जरिया माना जा सकता है? लेकिन शक्ति के बिना तुम ये कदम नहीं उठा पाओगे। भाग्य प्राप्त करना तो दूर की बात है। यूनची ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभी तुमसे कहा था कि पिल वैली पिल कल्टीवेटर्स की नजरों में एक पवित्र भूमि है। इसमें प्रवेश करना इतना आसान कैसे हो सकता है? इस गोली के साथ भी इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें उतनी ही शक्ति की जरूरत होगी, वरना ये बेकार ही रहेगी। किस तरह की ताकत? लॉन चेन ने पूछा। अगर तुम 20 साल की उम्र से पहले ही पिलकिंग बन जाते हो तो तुम इस गोली का इस्तेमाल करके वहां पंजीकरण करा सकते हो। ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने आह भरी। लॉन चेन का मुंह खुला रह गया। पिलकिंग 20 साल से पहले? क्या वह मजाक कर रहा था? यूनची जैसे महान गुरु ने लगभग 100 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था और तब जाकर वे पिल मास्टर के शिखर तक पहुंचे थे। क्या 20 साल का पिलकिंग बनना महज एक मजाक नहीं था? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ग्रैंड मास्टर यूनची के चेहरे पर इतना अजीब भाव था। ऐसी बात पर तो उनकी पत्नी की जान दांव पर लग गई थी। भला कोई भी पागल हो जाएगा। लॉन चेन को अचानक एहसास हुआ कि यून क्यूई ने वेई कान से बदला लेने के लिए इतने लंबे समय तक इस बात को गुप्त रखा था। उसने वेई कान का ध्यान लगातार अपनी ओर खींचने के लिए इस खजाने को छिपा कर रखा था। वेई कान को इसकी गहरी लालसा थी क्योंकि वह सच्चाई नहीं जानता था। श्रेया बाइची भी संभवतः इसे हासिल करने के लिए ही वहां आया था। जब बाद में लॉन चेन अचानक प्रकट हुआ तो यून क्यूई के उसके प्रति व्यवहार ने उन्हें घबरा दिया।
इसीलिए वे लॉन चेन की मौत चाहते थे। वे चाहते थे कि युनची का कोई उत्तराधिकारी न रहे। अगर वे कान इसे हासिल करने में असमर्थ था तो इसे युनची के हाथों ही खत्म होने दो। लॉन चेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, आखिर ये सब किस लिए था। आसमान सचमुच इंसान के साथ मजाक करता है। यद्यपि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली हो, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारा जन्म इस जैसे असभ्य स्थान पर हुआ है। यहाँ तुम्हारे लिए किसी शक्तिशाली विद्यालय की विरासत नहीं है, इसलिए इस पट्टिका का उपयोग करने की तुम्हारी संभावना बहुत कम है। लेकिन थोड़ी सी संभावना भी कुछ कम नहीं है। जब मेरे गुरु ने मुझे ये दिया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे किसी और को सौंप दूं। उनके पूर्वजों में से एक ने पिलवैली में प्रवेश किया था और यह पट्टिका उनके सम्मान का प्रतीक थी। इसलिए मुझे आशा थी कि एक दिन कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति आएगा जो इस पट्टिका को ग्रहण करके एक बार फिर पिलवैली में शामिल हो सकेगा। मैंने गुरु की विरासत के लिए बहुत समय लगाया है, अब मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। इससे मेरे कंधों से भी बोझ उतर गया है। युनक्यूई के चेहरे पर अत्यंत जटिल भाव थे। इस गोली ने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी थी, लेकिन वह बदलाव एक पूरी तरह से त्रासदी साबित हुआ था। उसे किससे नफरत करनी चाहिए थी? अपने गुरु से, वे कान से, खुद से, या शायद स्वयं आकाश से? ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उब गया हो और उसने उसके साथ एक बड़ा मजाक करने का फैसला किया हो। हालांकि वह ऐसे मजाक पर हंसने में असमर्थ था। लॉन चेन ने गोली लेने के लिए हाथ बढ़ाया। 20 साल की उम्र से पहले ही पिल किंग बनना, दूसरों को शायद इसकी कोई उम्मीद न हो, लेकिन लॉन चेन बाकियों जैसा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड मास्टर, लॉन चेन ने आदरपूर्वक कहा। अगर हम दोनों में से किसी को दूसरे का शुक्रिया अदा करना चाहिए तो वो मैं हूँ। आपको ये पट्टिका सौंपकर मैंने अपने गुरु का काम पूरा कर दिया है और अब मैं कुछ काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। युनक्यूई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। लॉन चेन घबरा गया। ग्रैंड मास्टर, आप? जैसे कि लॉन चेन के मन की बात भांपते हुए युनक्यूई हंस पड़ी। चिंता मत करो, मैं कुछ बुरा नहीं सोच रही हूँ। मैं वे कान को हराने के लिए खुद को कुर्बान नहीं करूंगी। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं हार गई हूँ? इससे लॉन चेन को राहत मिली। अगर उसे वह गोली मिलने के बाद युनक्यूई ने वे कान से आपसी विनाश की लड़ाई लड़ने का फैसला किया तो उसे निश्चित रूप से बहुत बुरा लगेगा। अगर युनक्यूई जैसा महान व्यक्ति उस बूढ़े विकृत व्यक्ति के साथ मर जाता है तो यह एक अत्यंत शर्मनाक बात होगी, जैसे चूहे को मारने के लिए चीनी मिट्टी की फूलदान का इस्तेमाल करना। बच्चे, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन तुम ही वो हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि युनची ज्यादा बोलना नहीं चाहता था, फिर भी उसने उसे थोड़ा और टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर लॉन चेन पिल वैली में प्रवेश कर पाता है तो पिल कल्टीवेशन के मामले में यह अमर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के समान होगा। चिंता मत कीजिए गुरुजी, ये शिष्य अपनी पूरी मेहनत करता रहेगा। हालांकि ग्रैंडमास्टर युनक्यूई ने लॉन चेन को अपना शिष्य नहीं बनाया था, इसका कारण केवल यही था कि वे लॉन चेन पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। आखिरकार वे कांग उस पर इस तरह नजर रख रहा था जैसे कोई बाघ अपने शिकार पर नजर रखता है। हालांकि लॉन चेन और वे कांग के बीच मौजूदा संबंधों के बारे में सभी को पता था। उसने अपने शिष्य की पिटाई की थी और उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उसे जाने देने से पहले ग्रैंडमास्टर युनक्यूई ने लॉन चेन को एक बार फिर सावधान रहने की चेतावनी दी। अगर दुश्मन पर बहुत दबाव डाला गया तो वे हताशा में कोई कदम उठा सकते हैं। लॉन चेन ने सहमति में सिर हिलाया। वह सीधे घर चला गया। अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह शहर में बिना मारे गए घूम सकता है। लेकिन जब वह कोने से मुड़ा और अपने घर का गेट देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या चल रहा है? मोड़ मुड़ते ही लॉन चेन रुक गया। जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उनकी आलीशान हवेली का प्रवेश द्वार, जो पहले हमेशा सुनसान रहता था, अब उसके सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी। वे सभी 40 या 50 वर्ष की विवाहित महिलाएं थीं। उसने चारों ओर देखा और दोबारा पुष्टि की कि यह उसका ही घर है। तभी वह आगे बढ़ा। इस समय बाओर उन्हें पाकर खुशी से हंस रही थी। चिंता मत करो, आराम से करो। कृपया नाम, पद, माप, एक तस्वीर और अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज कर लें। मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि मैडम को बहू में क्या खूबियां पसंद हैं? पत्नियों में से एक ने मनमोहक मुस्कान के साथ पूछा। हे, जब तक वे सही व्यवहार करें और बदसूरत न हो तब तक सब ठीक है। लेकिन मैडम ने कहा था कि उन्हें चौड़े कूल्हों वाली लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद हैं। उन्होंने कहा कि कूल्हे जितने चौड़े होंगे प्रसव उतना ही आसान होगा। आपको बता दूं, मेरी मैडम तो बहुत दिनों से पोते को गोद में लेने की इच्छा रखती हैं। हाँ, छोटे मालिक, आप वापस आ गए। बाओर उत्साह से उनसे बातें कर रही थी कि अचानक उसकी नजर उदास लॉन चेन पर पड़ी। नमस्कार युवा स्वामी। उन सभी पत्नियों ने तुरंत उनका अभिवादन किया। लॉन चेन ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर बाओर को आंगन में खींच लिया। पत्नियों की ओर इशारा करते हुए उसने गुस्से से फुसफुसाया, तुम क्या कर रही हो? युवक स्वामी, कल आपने ग्रैंड शिया के एक प्रतिद्वंद्वी को बहादुरी से हराया और फीनिक्स क्राई राजधानी में शीर्ष कनिष्ठ योद्धा का खिताब हासिल कर लिया। आप अनगिनत युवतियों के आदर्श बन गए हैं और वे सभी आपसे पारिवारिक संबंध बनाने के लिए यहाँ आए हैं। बाओर ने अपनी मुस्कान छुपा ली। मुझे पता था कि तुम हंगामा करोगे। माँ कहाँ है? मैडम अंदर हैं। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि घर आते ही वो आपसे मिलना चाहती हैं। बाओर ने अपना माथा थाम लिया। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। तुम जल्दी करो और इन्हें भगाने का कोई तरीका ढूंढो। ये कैसी जगह है? ये कोई बाजार तो नहीं है? लॉन चेन का मूड ठीक नहीं था। हे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैडम ने मुझे उन सभी को लेने के लिए भेजा है। मुझे जाना चाहिए। किसने सोचा होगा कि हमेशा प्यारी और आज्ञाकारी बाओर वास्तव में लॉन चेन की बात नहीं सुनेगी और खुशी-खुशी अपनी उन पत्नियों के पास वापस चली जाएगी। लॉन चेन ने आंखें घुमाई और अपनी मां से मिलने चला गया। रास्ते भर उसका दिमाग लगातार यही सोचता रहा कि कल की घटनाओं को अपनी मां को बिना परेशान किए कैसे बताए। लेकिन जैसे ही वह उसके कमरे में दाखिल हुआ, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी मां ने गुस्से से कहा, ये परेशान करने वाला बच्चा, जल्दी करो और अंदर जाओ। शायद उसके पास खुद को समझाने का कोई तरीका नहीं था। चाहे वह कितना भी सोच ले, उसे कोई अच्छा बहाना सूझ नहीं रहा था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मां उसे खींचकर एक ऐसी मेज के पास ले जाएगी जो खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरों से ढकी हुई थी। चेन, देखो, इन 19 महिलाओं को मैंने 100 से अधिक महिलाओं में से सावधानीपूर्वक चुना है। सुंदरता, शिष्टाचार या सामाजिक प्रतिष्ठा, हर लिहाज से ये तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। जल्दी से देख लो, क्या इनमें से कोई तुम्हें आकर्षित करती है? लॉन चेन को असमंजस में देखकर श्रीमती लॉन ने आग्रह किया, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और जाकर देख लो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अब जाकर लॉन चेन को एहसास हुआ कि उसकी मां कल जिस खतरे में वह था, उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन जब लॉन चेन ने उन चित्रों को देखा तो उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। श्रीमती लॉन ने आत्मसंतुष्टि से कहा, देखो चेन, ये कितनी खूबसूरत है। खासकर इनकी कमर और कूल्हे, ये तो बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अगर तुम इनमें से 2 की शादी करा दो तो मुझे यकीन है कि कुछ ही महीनों में तुम्हारे घर में बच्चे पलने लगेंगे। श्रीमती लॉन अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से ही अपने पोते पोतियों को गोद में लिए हुए वह दृश्य दिखाई दे रहा हो। लॉन चेन के चेहरे से पसीने की एक बूंद लुढ़ककर चित्रों पर गिरी। अंत में वह एक लड़की के नितंबों पर जा गिरी, स्याही के साथ साथ बहते हुए उस हिस्से को और भी बड़ा दिखाने लगी। माँ, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। लॉन चेन ने बहाना बनाना शुरू किया। देरी करना बंद करो। पहले तुम्हारी माँ को लगता था कि तुम्हें कोई अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, और आज जब इतने सारे उम्मीदवार आए हैं तो इस मौके को बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगी। आज ही मेरे लिए 3 चुन लो और बाद में तुम और भी चुन सकते हो। किसी भी हालत में अगर तुम कम से कम 10 नहीं चुनते तो जाने के बारे में सोचना भी मत।
लॉन चेन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये पशुओं के प्रजनन जैसा कुछ था? लेकिन जिस तरह से वह सख्त थी, उससे लग रहा था कि वह इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। जब वह ये सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे, तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी। भाई लॉन। एक विशालकाय व्यक्ति अंदर आया और लॉन चेन को गले लगा लिया। भाई लॉन, मैंने सुना है कि कल आपकी किसी से लड़ाई हुई थी। आप मुझे क्यों नहीं लाए? लॉन चेन ने देखा कि वाइल्ड अंदर भागा आया था। मन ही मन वह खुश हुआ, उसका ये भाई सचमुच सही समय पर आया था। माँ, मुझे अभी कुछ काम करने हैं और वाइल्ड से बात करनी है। आप धीरे धीरे कुछ चीजें चुन लीजिए, जब आप उन्हें पूरा कर लेंगी तो मैं फिर से देखने आऊंगी। बच्चे, तुम। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लॉन चेन ने वाइल्ड को तेजी से खींचकर दूर ले गया। वह बदमाश, उसने मन ही मन डांटा, लेकिन जब वह उन सुडौल लड़कियों के चित्रों को देखने के लिए वापस मुड़ी तो वह तुरंत संतुष्ट हो गई। भाई लॉन, क्या आपको कल चोट लगी थी? वाइल्ड ने चिंता से लॉन चेन से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे भाई लॉन को अब और भी ज्यादा लड़ना होगा। वैसे, क्या तुमने आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की वह तकनीक सीख ली है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी? लॉन चेन ने पूछा। उन्होंने वाइल्ड को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर की नसों में प्रवाहित करना सिखाया था, लेकिन उनकी समझने की क्षमता बेहद कम थी। अगर लॉन चेन की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल न होती और वह उसे भीतर से मार्गदर्शन देकर सिखा न सकता, तो किसी के लिए भी उसे सिखाना असंभव होता। जब लॉन चेन ने साधना का जिक्र किया, तो वाइल्ड बेहद गर्व से भर उठी। भाई लॉन, आपने मुझे जो तकनीक सिखाई थी, मैं उसका इस्तेमाल पहले से ही कर सकती हूँ। सचमुच? लॉन चेन प्रसन्न हो उठी। लॉन चेन वाइल्ड को एस्टेट के पीछे एक खाली जगह पर ले गया। एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए, जो लगभग एक इंसान के आकार का था, उसने कहा, इसे अपनी मुट्ठी से उत्पन्न हवा से ही चूर-चूर कर दो। हाँ, वाइल्ड ने सहमति जताते हुए एक मुट्ठी बाहर निकाली। तेज हवा पत्थर के ऊपर से गुजरी, जिससे वह थोड़ा कांपने लगा। इस बार मैंने इसे ठीक से नहीं किया। फिर से, वाइल्ड थोड़ा शर्मिंदा था। एक और मुक्का तेजी से निकला, लेकिन हवा के कारण पत्थर में केवल हल्की सी कंपन हुई। अजीब। फिर से, उसने 3 बार और कोशिश की, लेकिन पत्थर पहले जैसा ही रहा। लॉन चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाइल्ड, तुमने यही सीखा है? हाँ, आमतौर पर मैं 10 में से 3 मुक्के मारने में सफल हो जाता हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। वाइल्ड परेशान थे। ये सुनकर लॉन चेन लगभग लड़खड़ा गया। दूसरों से लड़ते समय क्या आप सचमुच भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं? लॉन चेन को सिरदर्द महसूस हुआ। वाइल्ड मूल रूप से एक खजाना था, लेकिन उस खजाने को खोलना बेहद मुश्किल था। वाइल्ड की पीठ पर हाथ रखते हुए लॉन चेन ने कहा, फिर से कोशिश करो। ठीक है। वाइल्ड ने एक बार फिर मुक्का मारा, लेकिन इस बार उसमें जरा भी ऊर्जा नहीं थी। मुक्का मारने से पहले तैयारी करनी होगी। पहले अपने दांतियान को गतिमान करो और फिर मुक्का मारो। याद रखो कि दांतियान ही मुक्के को गति देता है, न कि मुक्का दांतियान को गति देता है। जब वह वाइल्ड के शरीर के संपर्क में था, तो वह महसूस कर सकता था कि वाइल्ड पहले मुक्के मार रहा था और फिर डेंटियन को उत्तेजित करने के प्रयास में अपनी नसों का उपयोग कर रहा था। इस तरह की तकनीक कारगर हो सकती थी, लेकिन वाइल्ड के मामले में ये किस्मत की बात होती। अनुभवी साधकों को ऐसा करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वाइल्ड के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता। फिर से कोशिश करो, जल्दीबाजी मत करो, अपने दांतियान को प्रवाहित करो। ठीक है, तुम्हारा दांतियान काम कर रहा है, अब मुक्का मारो। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ और वह विशालकाय पत्थर चकनाचूर होकर चूर-चूर हो गया। भाई लॉन, मैं सफल हो गया, वाइल्ड ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। लॉन चेन ने सिर हिलाया। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह गहरे सदमे में था। वाइल्ड एक बार फिर बहुत शक्तिशाली हो गया था। उस आखिरी मुक्के में इतनी ताकत थी कि वह ब्लड कंडेंसेशन की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हुआन चांग को कुचल सके। हालांकि जब वाइल्ड अपने पशु रूप में परिवर्तित हो जाता था, तो वह हुआन चांग की बराबरी नहीं कर पाता था, लेकिन शक्ति के मामले में वह शायद उससे भी बेहतर था। हालांकि उसकी चाल ढाल में कई खामियां थीं, लेकिन इस समय तक वह अपने डेंटियन से केवल थोड़ी सी ऊर्जा का ही उपयोग कर पाया था और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब था कि वाइल्ड की क्षमता वास्तव में भयावह थी। अच्छा, अब इसे फिर से करो, लॉन चेन ने प्रोत्साहित करते हुए कहा। वाइल्ड ने एक बार फिर मुक्का मारा, लेकिन यह मुक्का भी पहले के मुक्कों की तरह खाली था। कुछ क्षणों के लिए लॉन चेन वाइल्ड को देख रहा था और वाइल्ड लॉन चेन को। लॉन चेन 10 मिनट से अधिक समय तक पूरी तरह चुप रहा। अंत में वाइल्ड ने अपना सिर थपथपाया। भाई लॉन, क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैं सचमुच तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मूर्ख नहीं हो, लेकिन मैंने सुना है कि झूठ बोलने वालों पर बिजली गिरती है, इसलिए मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। लॉन चेन ने चिंता से आकाश की ओर देखा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वाइल्ड पूरी तरह से निराश थे। कल से तुम इस जागीर में नहीं रहोगे, वापस चरागाह में जाओ। भाई लॉन, क्या अब आप मुझे नहीं चाहते? वाइल्ड पूरी तरह से चौंक गया और भयभीत हो गया। लॉन चेन अनजाने में हंस पड़ा और वाइल्ड के मजबूत कंधे पर थपथपाते हुए बोला, मजाक मत करो, हम जान माल के भाई हैं। तो फिर आप मुझे चरागाह में क्यों भेजना चाहते हैं? कल से आपको अपने खाने पीने का सारा इंतजाम खुद करना होगा। अगर आपको गोमांस चाहिए, तो गाय को खुद मारना होगा, लेकिन शर्त यह है कि गाय को मारने के लिए आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त आक्रमण शक्ति का प्रयोग करना होगा, अन्यथा आपको भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। जाओ। वाइल्ड ने उसे आश्वासन दिया और चला गया। वाइल्ड के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए लॉन चेन को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। वाइल्ड की समझने की क्षमता चिंताजनक थी। कभी-कभी उसे इस बात की चिंता होती थी कि क्या उसे वाइल्ड को अपने साथ रखना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वह सचमुच कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, इतना ईमानदार कि उसके दिमाग में चालबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यही कारण था कि वह लॉन चेन के कहे अनुसार कभी भी लापरवाही नहीं करता था। लॉन चेन का निर्देश था कि उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की आदत डाली जाए, अन्यथा जब वह दूसरों से लड़ेगा तो उसके हर हमले के सफल होने की संभावना मात्र ही होगी। यह उसे मृत्यु के मुंह में बेचने के समान ही होगा। बहरहाल वाइल्ड की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वह हर दिन 100 से अधिक गाय खा जाता था। इतना उसके लिए व्यायाम करने के लिए काफी था। यदि वाइल्ड अपनी पूरी शक्ति को उजागर कर ले और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने का आदी हो जाए, तो उसकी ताकत उस स्तर तक पहुंच जाएगी जो स्वयं लॉन चेन को भी भयभीत कर देगी। वाइल्ड के मामलों को ठीक से निपटाने के बाद लॉन चेन अपने कमरे में लौट आया। रास्ते में उसने पत्नियों की वो कतार और व्यस्त बाओ को देखा। उसके माथे से एक बार फिर पसीना बहने लगा। उन्होंने निर्देश भेजा कि वे एकांतवास में जा रहे हैं और जब तक कोई बड़ी घटना न घटित न हो, उन्हें परेशान न किया जाए। वह ची संघनन के 8वें स्वर्ग स्तर पर था। एक और उन्नति उसे 9वें स्वर्ग स्तर तक पहुंचा देगी और वहां से वह सीधे रक्त संघनन में प्रवेश कर सकता था। रक्त संघनन के क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही वह वास्तव में अपने अस्तित्व की गारंटी दे सकता था। उसे इस बात से बेहद चिढ़ थी कि कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं था। बस इंतजार करो, अब समय आ गया है कि मैं उन लोगों के असली चेहरे देखूं जो लगातार मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं।